देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा देखो हम लोग लास्ट दिन जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। आज हम लोग का नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। तो देखो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डेप्रिशिएशन, ठीक है। अच्छा डेप्रिशिएशन क्या होता है? देखो डेप्रिशिएशन मतलब फिक्स्ड एसेट को यूज करने की वजह से उसका जो वैल्यू कम हो जाता है। फिक्स्ड एसेट क्या है? फिक्स्ड एसेट का मतलब ऐसा एसेट जिसको हम लोग अपने बिजनेस में मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर यूज करेंगे, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, ठीक है, कोई मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। तो ये देखो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट का वैल्यू जो कम हो जाता है, क्यों कम होता है? उसको यूज करने की वजह से। तो कम होने का मेन 3 रीजन होता है, ठीक है। ये जो डिक्रीज होता है वैल्यू, ये क्यों होता है अगर कोई पूछे तो इसका मेन 3 रीजन होता है। एक होता है नॉर्मल वेयर एंड टियर। नॉर्मल वेयर एंड टियर का मतलब यूज करने की वजह से, नॉर्मल वेयर एंड टियर यानी कि डे टू डे यूसेज, ठीक है। और होता है पासेज ऑफ टाइम। पासेज ऑफ टाइम का मतलब होता है कि अगर कोई एसेट हम लोग यूज नहीं भी कर रहे हैं लेकिन खरीद के रख दिया है तो भी वो डेप्रिशिएट होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि अगर मान लो कि एक बुक तुम लोगों ने खरीदा, नया बुक खरीदा, ठीक है। मान लो एक 500 रुपीज देके एक अकाउंट्स का बुक खरीदा और इसको यूज भी नहीं किया, टच भी नहीं किया, ठीक है, मतलब ऐसे का ऐसे उठा के रख दिया। और अगर ये बुक किसी और को तुम लोग देना चाहते हो, मतलब मान लो उसको उसको जरूरत है, उसको बेच रहे हो, ठीक है, देने का मतलब ऐसे ही नहीं, मान लो बेच रहे हो, तो ऐसा नहीं बोल सकते हो, मैंने 500 में खरीदा था तो 500 में ही दो। वो बोलेगा क्योंकि हम दुकान से नहीं ले रहे, आपके पास से ले रहे हैं, तो फिर ये क्या हो गया? सेकंड हैंड। तो वो बोलेगा मैं, मतलब तुम लोग बोल सकते हो कि मैंने तो यूज ही नहीं किया, लेकिन यूज करो या ना करो, अगर कुछ रखा हुआ है टाइम के साथ साथ उसे पुराना ही माना जाता है, चाहे वो यूजेबल है या मतलब चाहे वो यूज्ड है कि अनयूज्ड है। लाइक फर्नीचर भी मान सकते हो। एक मान लो साइकिल खरीदते हो, साइकिल को खरीद के रख दियो, 6 महीना अपने पास ही रखा हुआ है, यूज नहीं किया, लेकिन अगर किसी को उसे बेचने जाओगे तो वो उसे नया नहीं मानेगा, वो उसे सेकेंड हैंड ही मानेगा। तो इसीलिए पासेज ऑफ टाइम होता है, ठीक है। टाइम के साथ साथ भी हमारे एसेट का वैल्यू खुद ब खुद कम हो जाता है। ये होता है पासेज ऑफ टाइम। और थर्ड होता है चेंज इन टेक्नोलॉजी। चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी चेंजेस का मतलब है कि अगर कोई नया टेक्नोलॉजी आ जाता है तो जो एसेट है चाहे वो कितना भी नया हो, वो उसे मतलब वो ऑलरेडी उसका वैल्यू कम हो जाता है, ठीक है। मतलब वैल्यू के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं। जैसे मान लो आज ही एक मोबाइल खरीद लिया, कल मान लो कोई ऐसा नया टेक्नोलॉजी आ गया जो हमारे वाले खरीदे हुए मोबाइल में नहीं है। गुड इवनिंग सूरज। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। मान लो कि हम जो एग्जांपल दे रहे थे कि हम लोगों ने एक नया मोबाइल खरीदा आज और कल ही कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गया, ठीक है। या फिर मान लो वन मंथ और 2 मंथ्स बाद आ गया। मोबाइल तो हमारा नया ही है, 2 महीने पहले खरीदा है, लेकिन टेक्नोलॉजी जो अपडेट हुआ है वो अगर हमारे मोबाइल में नहीं है तो ऑब्वियसली उसका वैल्यू कम हो जाएगा और नए टेक्नोलॉजी वाला मोबाइल का वैल्यू इससे ज्यादा होगा। तो हमारे एसेट का वैल्यू जो डिक्रीज होता है अलग अलग रीजन से, जैसे कि एक तो यूज करने की वजह से, मोबाइल को यूज कर रहे हो, बुक यूज कर रहे हो, फर्नीचर यूज कर रहे हो, तो उसका वैल्यू तो कम होगा ही। एक हो जाता है यूज करो या ना करो, अगर खरीद के रख लिए हो तो भी वो सेकेंड हैंड हो जाएगा, पासेज ऑफ टाइम। फिर होता है चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से भी डेप्रिशिएशन लग जाता है। डेप्रिशिएशन लगने का मतलब ही होता है फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को कम कर दिया जाता है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट का वैल्यू अगर कम हो जाता है उसको कॉमर्शियल टर्म में बोला जाता है, मतलब डिक्रीज होता है तो उसको कॉमर्शियल टर्म में बोला जाता है डेप्रिशिएशन, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर लिखेंगे डेप्रिशिएशन इज नॉट
चार्ज्ड ऑन लैंड, दिस वैल्यू इज ऑलवेज इंक्रीजेस। ठीक है, डेप्रिसिएशन जो है वो कभी भी लैंड पे चार्ज नहीं होता है। ठीक है, लैंड का मतलब वैकेंट लैंड से हो रहा है, मतलब जो खाली जमीन होता है। ठीक है, जमीन का वैल्यू हमेशा बढ़ता है, जमीन का वैल्यू कभी कम नहीं होता है, इसीलिए इस पे कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। लेकिन जमीन के ऊपर बना हुआ जो बिल्डिंग है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर है, उसका डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, अगर किसी का मान लो खाली जमीन पड़ा हुआ है तो उसका वैल्यू आज अगर 10 लाख है तो कुछ दिन बाद उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब बढ़ेगा। लेकिन हमारा जो ऐसे मतलब बिल्डिंग वगैरह होता है ना, ऐसे बिल्डिंग वगैरह जो होता है, मान लो बिल्डिंग फ्लैट वगैरह जो है, ठीक है, आज अगर किसी फ्लैट को तुम लोग 40 लाख से खरीद रहे हो, जब उसको बेचने जाओगे ना तो 40 लाख नहीं मिलेगा, कम ही मिलेगा। और अगर ज्यादा भी मिलता है, अगर ज्यादा भी मिलता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो तुम लोग पढ़ ही रहे हो, तो वो तो टाइम वैल्यू मनी के लिए मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलता है, नॉर्मली कम ही मिलता है, क्योंकि वो डेप्रिशिएट हो जाता है। लैंड एप्रिशिएट होता है, डेप्रिशिएट नहीं होता है। ठीक है, लैंड पे कभी भी डेप्रिशिएशन चार्ज नहीं होता है। अच्छा, तो ये देखो यहाँ पर जैसे मान लो कि लैंड अगर 1 करोड़ का है, ठीक है, तो उस पे कभी भी कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। ठीक है, नो डेप्रिसिएशन। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है बिल्डिंग 1 करोड़ का, तो उस पे ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, और ऐसे अगर लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग, ऐसे भी क्वेश्चन में मिलेगा लैंड एंड बिल्डिंग, तो तुम लोग ऐसे सोचोगे कि अभी अभी तो मैंने बोला कि लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, ये दोनों कंबाइनली है तो डेप्रिसिएशन लगेगा कि नहीं लगेगा। ऐसा अगर दिया हुआ है तो डेप्रिसिएशन लगता है। अगर क्वेश्चन में बता रहा है कि डेप्रिसिएशन लगेगा लैंड एंड बिल्डिंग पे, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, सिर्फ अगर लैंड दिया हुआ है तो हमें पता है कि लैंड कितने का है और वो डेप्रिशिएट नहीं होगा, क्योंकि लैंड डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है। जबकि बिल्डिंग अगर अलग से दिया हुआ है तो बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लग जाएगा। मतलब अगर हम लोग इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि बिल्डिंग जिस लैंड पे बना हुआ है, सोचो एक बिल्डिंग तो हवा में नहीं बनेगा, वो किसी जमीन पे ही बना हुआ होगा। तो अगर जिस जमीन पे बिल्डिंग बना हुआ है उसका वैल्यू और बिल्डिंग का वैल्यू हम लोग अलग अलग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे, लैंड पे नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर एक साथ दिया हुआ, जैसे मान लो कोई अगर फ्लैट परचेस कर रहा है, ठीक है, तो फ्लैट का वो प्राइस देता है, उसे नहीं पता कि जमीन का कितना उसमें कॉस्ट आ जा रहा है और जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसका कितना आ रहा है। ठीक है, तब लैंड एंड बिल्डिंग अगर एक साथ होता है, मान लो लैंड एंड बिल्डिंग मिला के है 1.5 करोड़ का, ठीक है, तो इस पर डेप्रिसिएशन लग जाएगा। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि लैंड बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन लगेगा, तो अगर हम लोग आइडेंटिफाई अलग अलग कर पाते हैं तब तो काम ही खत्म, बिल्डिंग पे लगाओ लैंड पे मत लगाओ। अगर नहीं कर पाते और क्वेश्चन में बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन होगा, तो हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। ठीक है, अच्छा, अब डेप्रिसिएशन क्या है, देखो यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो है एक ম্যাম লাইন বলছি में যে মানে কোয়েশ্চেন তখন কি করতে হবে? হ্যাঁ, কথাটা কেটে গেল। মানে কোয়েশ্চেনে কিছু মেনশন না করে তখন কি করব? কোয়েশ্চেনে মেনশন না করলে তো তুমি ডেপ্রিসিয়েশন এমনিতেও লাগাতে পারবে না, রেট না দেয়া থাকলে তুমি লাগাবে কি করে? যদি ধরো কোয়েশ্চেনে কোনো ডেপ্রিসিয়েশন দেয়াই নেই, তাহলে তুমি কি করে লাগাবে? তাহলে তো তুমি লাগাতে পারবে না নিজের ইচ্ছেতে। না একটা ডিফল্টিং রেট হয় না 6% করে যেটা সেটা জিজ্ঞেস 6% করে না, এরকম তো কোনো ব্যাপার না। 6% করে ডিফল্ট রেট হয় না, যদি কোনো টাইম না বলা থাকে তখন আমরা 6 মান্থস ইউজ করতে পারি। রেট 6% হয় না। যদি কোনো টাইম বলা নেই কি অ্যাসেটটা বিগিনিং অফ দ্য ইয়ারে পারচেজ হয়েছে কি মিডিল অফ দ্য ইয়ারে কি এন্ড অফ দ্য ইয়ারে, আমরা বুঝতে পারছি না কত দিনের জন্য লাগাবো, তখন আমরা 6 মান্থসে লাগাতে পারি। কিন্তু ডিফল্ট রেট এরকম কিছু হয় বলে তো আমার মনে হয় না। ডিফল্ট রেট কিছু হবে না, অন্তত অ্যাকাউন্টসে তো হয় না। টাইম ঠিক আছে। হয়, টাইম হয় অবশ্যই 6 মাস। যদি আমাদের টাইমটা জানা না থাকে যে কিভাবে চার্জ করব, তখন আমরা না তো বিগিনিং এ ধরি অ্যাসেটটা কেনা হয়েছে, না তো এন্ডে ধরি, তখন আমরা মিডিলে ধরি, 6 মান্থস এর ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করি। अच्छा, अब देखो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन कॉस्ट ऑफ एसेट। तो डेप्रिसिएशन जो चार्ज होता है वो एसेट के कॉस्ट पे होता है। ठीक है, किस पे चार्ज करेंगे? एसेट के कॉस्ट पे। अब ये कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करना है? हम लोग कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट को जो कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड
according to AS10, ठीक है। अब ये AS10 क्या है, ये तुम लोग AS10 जो है जिनका है जिन्होंने कभी अगर किया है तो ठीक है, कॉलेज वगैरह में इतना डिटेल्स में नहीं होता है, चलो। अगर AS10 कभी किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो करोगे, ठीक है। AS10 डिटेल्स में होता है, तो अभी तो देखो इतना पता करना हमारे लिए काफी है। AS मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 हमें फिक्स टेंजिबल एसेट को कैसे ट्रीट करना है अकाउंट्स में, उसके बारे में हमें गाइड करता है, ठीक है। तो AS10 जिसका AS10 है पीपीई का मतलब होता है प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, ठीक है। प्लांट प्रॉपर्टी एंड ये सब को कैसे डील करना है उसके लिए AS10 होता है। और AS10 जो है ये हमें गाइड करता है कि किस तरह से हमें एसेट का कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहिए, ठीक है। तो देखो AS10 हमें क्या बताता है एसेट के कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। ऑल expenditures incurred till the asset is रेडी टू यूज, ये मैंडेटरी है, ठीक है। रेडी टू यूज ये काफी इंपॉर्टेंट है। आर एडेड इन कॉस्ट ऑफ एसेट, ठीक है। कोई भी खर्चा, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा, सारे खर्चे जो हम लोगों ने इनकर्ड किए यानी अप्लाई किए हैं एसेट को रेडी टू यूज करने के लिए, वो सारा ही कॉस्ट ऑफ एसेट होता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, इंस्टॉलेशन चार्जेस। अब मान लो ऐसा कोई एसेट है जिसे इंस्टॉल किए बिना हम लोग यूज नहीं कर सकते, ठीक है। रेडी टू यूज के लिए उसे इंस्टॉल करना जरूरी है। लाइक AC देख लो, इंस्टॉल करना जरूरी है, ठीक है। एक्वागार्ड देख लो, उसे भी इंस्टॉल करना जरूरी है, अदरवाइज कैसे यूज करोगे। कोई मशीन है उसे भी इंस्टॉल करना जरूरी है, ठीक है। तो जितना भी मतलब इंस्टॉलेशन का कॉस्ट होगा वो भी हमारे एसेट के दाम में ऐड हो जाएगा। जैसे मान लो हम लोगों ने एक AC खरीदा, ठीक है, जिसका परचेज प्राइस है 40,000, ठीक है। अब इसको इंस्टॉल भी करवाएंगे नहीं तो यूज कैसे करेंगे, तो इंस्टॉलेशन का खर्चा आया सपोज 2,000, ठीक है। अच्छा, अब मान लो AC चलाने के लिए स्पेशल मतलब पावर का जरूरत होता है। अगर किसी जगह पे वो अवेलेबल नहीं है तो हमें वायरिंग वगैरह करवाना पड़ता है, तो मान लो वेयर फिटिंग चार्जेस भी लगा हमारा, वेयर फिटिंग चार्जेस ये हो गया सपोज 1,500, ठीक है। और एक हम लोगों ने कार्टेज भी पे किया। कार्टेज का मतलब जो है एसेट को लेके आने का खर्चा, मतलब जिसे बोल सकते हो कैरेज इनवर्ड या कार्टेज, मतलब जो भाड़ा फ्रेट लगता है, ठीक है, वो मान लो लगा 500 रुपए। तो हम लोग का जो AC है खरीदा गया था 40,000, 40 और 2 42 43 44,000 जो है इसका कॉस्ट आ गया। शायद मैंने ठीक ऐड किया, हाँ ठीक है, 44,000 इसका कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। 44,000, तो ये हम लोगों का क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट, कॉस्ट ऑफ AC ऐसे हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब इंस्टॉलेशन चार्जेस, क्योंकि इंस्टॉलेशन के बिना ये रेडी टू यूज नहीं होगा। लैंग्वेज पे में ध्यान देना है, रेडी टू यूज। अगर हम लोग वायर फिटिंग नहीं करवाते रेडी टू यूज नहीं होगा। अब जब तक रेडी टू यूज नहीं होता है तब तक जो भी खर्चा होगा, परचेज प्राइस तो आता ही आता है, इसके अलावा जो भी खर्चा रेडी टू यूज के लिए होगा वो एसेट के कॉस्ट में ऐड होगा। ऐसा कौन बताया है हमें, AS10, और हमें AS फॉलो करना पड़ता है अकाउंट्स में। अच्छा, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस। अच्छा, मान लो कोई मशीन हम लोग लगा रहे हैं, जिसको मतलब मशीन ऐसा खरीदा है, उसको लगवाने के लिए हमें साइट प्रिपरेशन करना पड़ेगा। मान लो करोड़ों का मशीन खरीदा गया प्रोडक्शन के लिए, तो अब मशीन को तो कहीं पर भी नहीं लगवा सकते ना, उसके लिए एक स्पेशल लोकेशन होता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि साइट प्रिपरेशन चार्जेस। तो ये साइट प्रिपरेशन चार्जेस भी हमारे एसेट के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, जैसे ट्रायल रन एक्सपेंसेस, मैम परचेज। ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट आ হ্যাঁ, কেন আসবে না? আসবে তো, এই তো লিখেছি কার্টেজ।
रेडी टू यूज के लिए ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिना ट्रांसपोर्टेशन के हम लोग यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। जब तक हम लोग एसेट को घर तक नहीं लाएंगे तब तक कैसे यूज करेंगे? तो वो रेडी टू यूज के अंदर ही आ गए। अच्छा, अब देखो ट्रायल रन क्या होता है। जैसे मान लो कोई प्रिंटर खरीदे हो, कोई कोई मान लो जेरोक्स मशीन खरीदा गया है, ठीक है। अब जेरोक्स करने के पहले, कस्टमर के जेरोक्स करने के पहले हम लोग क्या करेंगे? खुद नॉर्मली देखोगे ना, कोई भी पहले ट्रायल देख के देख लेता है। डेली में भी देखोगे तो ट्रायल करके देखते हैं कि ठीक जो है पेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कोई नया मशीन खरीदने जाता है ना इस तरह का, बहुत सारी मशीन पे ट्रायल रन होता है। मुझे अभी दिमाग में एक एग्जांपल आया, जैसे कि मान लो अगर तुम लोग एक जेरोक्स मशीन खरीदने जा रहे हो तो जरूर बोलोगे थोड़ा दिखाइए कैसे प्रिंट होता है, ठीक है। या प्रिंटर खरीदने जा रहे हो तो वो ट्रायल करके दिखाएंगे, ठीक है। तो ये ट्रायल रन एक्सपेंसेस होता है। अब मान लो कि हम लोग मशीन को लेके आगे और आके चेक कर रहे हैं कि सही से प्रिंट वगैरह हो रहा है कि नहीं। अब प्रिंट करके जो है पेज निकल रहा है। अब अगर उसका एक मार्केट में वैल्यू है, मान लो वो स्क्रैप पेजेस है, ठीक है। जैसे स्क्रैप बिकता है ना, पेपर वगैरह, वो स्क्रैप पेजेस को अगर हम लोग बेच देते हैं मार्केट में, मान लो ट्रायल रन करने की वजह से हमारा 1000 रुपए का खर्चा हुआ, और जो स्क्रैप पेपर निकल के आया उसको हम लोगों ने 200 रुपए में बेच दिया, तो 800 रुपीज आ जाएगा हम लोग का ट्रायल रन एक्सपेंसेस। तो ट्रायल रन एक्सपेंसेस के ब्रैकेट में नेट भी चाहो तो लिख सकते हो कि हम लोग एक्सपेंसेस को नेट कर सकते हैं अगर ट्रायल में प्रोड्यूस्ड जो भी हो रहा है। जैसे कि मैंने तो पेज का एग्जांपल दिया, कुछ और भी हो सकता है। जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो अगर मार्केट में सेलेबल है, जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड हो रहा है वो अगर मार्केट में सेलेबल है, तो ट्रायल रन एक्सपेंसेस हमें नेट ले लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या हो जाएगा? हम लोग गवर्नमेंट सब्सिडी अगर हमें मिल रहा है, गवर्नमेंट का ग्रांट मिल रहा है और सब्सिडी, हम लोगों ने ऐसा एक एसेट खरीदा है या फिर हम लोगों ने ऐसा प्लांट लगाया है। जैसे मान लो हम लोगों ने सोलर, जो सोलर एनर्जी होता है ना, तो हम लोगों ने मान लो कि सोलर पावर प्लांट लगाया है, ठीक है। तो उसके वजह से गवर्नमेंट से हमें सब्सिडी मिला। तो उसके सब्सिडी मिलने से क्या होगा? मान लो सोलर प्लांट जो है वो है 5 करोड़ का, ठीक है। हम लोगों को सब्सिडी मिल गया मान लो 3 लाख का, तो हम लोग का कॉस्ट कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट से ग्रांट या सब्सिडी मिलता है तो वो भी हमारे कॉस्ट में एडजस्ट हो जाएगा। अगर हमें सब्सिडी मिलेगा तो हमारा कॉस्ट कम होगा। तो सब्सिडी अगर मिलता है तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा, ठीक है। ये ब्रैकेट में मैंने समझाने के लिए लिख दिया, लेस करना पड़ेगा। अच्छा, सब्सिडी हो सकता है और क्या हो सकता है? ये भी मैंने नेट करके लिख दिया, ठीक है। ये भी मैंने नेट करके लिख दिया, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो इसका, मार्केट वैल्यू ऑफ परचेस्ड इन, मार्केट वैल्यू ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ट्रायल रन, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। बाकी लिखने का जरूरत नहीं, मैंने समझा दिया क्या ऐड होगा क्या लेस होगा। जैसे देखो हम लोगों ने जो भी फिक्स्ड एसेट खरीदा है, जैसे मैंने ये एग्जांपल एसी का दिया है। अब ये एसी के अलावा मान लो ये कोई मशीन है, ठीक है। तो मशीन का परचेस प्राइस, इंस्टॉलेशन, वायरिंग, फिटिंग चार्जेस, कार्टेज वगैरह हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये एसी को हटा देते हैं, एक बार कॉस्ट ऑफ मशीन लिख देते हैं। और इसको खरीदने के लिए हम लोगों ने, गवर्नमेंट से हमें सब्सिडी मिला, ठीक है। सपोज इसके ऊपर सब्सिडी चल रहा था तो हमें सब्सिडी मिला मान लो 4000, तो हमारा कॉस्ट कितना आ गया? 40,000। जो कॉस्ट आएगा वही लेना है। अब मान लो हम लोगों ने ट्रायल रन का खर्चा करवाया, ठीक है। अब ट्रायल रन का खर्चा हुआ तो ऐड होना चाहिए था। ट्रायल रन हम लोगों ने जो करवाया उस पे 2000 का खर्चा हुआ, और जो प्रोडक्ट बना उसको हम लोगों ने 500 रुपए में बेच दिया, तो ट्रायल रन बेसिकली 1500 का हुआ। तो हम लोग इसको भी चाहे तो ऐड कर सकते। तो ये हो गया, मतलब चाहे क्या ऐड करना ही चाहिए, 41,500। तो जो भी रहेगा ट्रांजैक्शन, यहाँ तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिया है, जिस तरह के कैलकुलेशन, मतलब जिस तरह का आइटम रहेगा उस तरह से हमें लेना है। तो एसेट को रेडी टू यूज करने के लिए जो भी खर्चा हम लोगों ने किया है वो सारा का सारा खर्चा हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। यहाँ पर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो नॉर्मली दो मेन मेथड होता है, ठीक है। मेन मेथड दो ही होता है, एक है स्ट्रेट लाइन या फिर फिक्स्ड इंस्टॉलेशन। स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलेशन, या फिर इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड भी बोला जाता है, या फिर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ম্যাম বলছি যে মেশিনের স্ক্র্যাপটা মেশিন কস্ট থেকে লেস করতে পারি?
মানে যে নরমাল মেশিন কস্ট থেকে কেন লেস হবে? সেটা তো ফর্মুলাতে যায়। আমি তো এখন এটা শেখাচ্ছি যে কস্ট কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হয়। ওটা তুমি যেটা বলছো ওটা ডেপ্রিসিয়েশন কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হয়, ওখানে তোমার স্ক্র্যাপটা লেস হবে। এখন তো আমরা শিখছি কি মেশিনের দামটা কত ধরবো। আমি যে মেশিনটা কিনেছি, আমরা এখন কি শিখছি, আমরা এখন শিখছি কস্টটা কি হবে, ডেপ্রিসিয়েশনটা এখনো শিখিনি, ওখানে লেসের ব্যাপারটা আসবে। अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट लिखेंगे। और एक मेथड होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या फिर इसका और भी नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, या फिर बुक वैल्यू मेथड, और एक नाम भी होता है बुक वैल्यू मेथड। मेन ये दो मेथड है, ठीक है। अब इसी ये जैसे ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है ना, ये सेकंड वाला, इसका अलग अलग तरह से यूजेस है, ठीक है। उसके हिसाब से फिर अलग अलग नाम भी है, हम लोग करेंगे धीरे धीरे। पहले स्ट्रेट लाइन को समझ लेते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है। अब हम लोग सीखेंगे, अभी हम लोगों ने सीखा कि एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, तो एसेट का वैल्यू कितना मानेंगे, क्योंकि वैल्यू को तो कम करना है, वैल्यू का मतलब मनीटरी टर्म। तो हम लोगों ने ये सीख लिया कि एसेट का मनीटरी टर्म में कैसे हम लोग वैल्यूएशन करेंगे। तो एसेट को रेडी टू यूज तक का जितना भी खर्चा होगा एसेट के दाम में ऐड करते जाएंगे, तो हमें कॉस्ट पता चल गया। अब अगर हमें कॉस्ट पता चल गया है, अब हम लोग इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, आइदर इस मेथड से या फिर इस मेथड से, जैसा हमें क्वेश्चन बोलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि अगर हमें स्ट्रेट लाइन मेथड बोल दिया है तो कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको शॉर्टकट में ना एसएलएम बोला जाता है, स्ट्रेट लाइन मेथड। अब सपोज कॉस्ट ऑफ एसेट है 1 लाख, मतलब जिस एसेट को, कोई एक एसेट है जिसको रेडी टू यूज करने का खर्चा, रेडी टू यूज तक का खर्चा 1 लाख आया है, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखेंगे रेसिडुअल और स्क्रैप वैल्यू। अब ये क्या होता है बताते हैं। 10,000 और यूजफुल लाइफ 10 इयर्स। पहले ये तीनों चीज का हम लोग मतलब समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखो मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है कि कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट मतलब हम लोगों ने एसेट को जितने में खरीदा। अब कॉस्ट में क्या क्या आ जाता है, खरीदने वाला दाम, इसके अलावा एसेट को रेडी टू यूज करने का जितना भी खर्चा है। यहाँ पर हमें डिटेल्स में नहीं बोला है, हमें बता दिया कॉस्ट ऑफ एसेट, मतलब ये जैसे देखो ये है कॉस्ट ऑफ एसेट, ठीक है। अब ये वैल्यू हमें बता दिया, अब इसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है उससे अभी हमें मतलब नहीं, क्योंकि हम लोग को डायरेक्टली दे दिया है। नेक्स्ट बोला है रेसिडुअल या फिर स्क्रैप वैल्यू। ये क्या होता है, ये होता है अगर हम लोग कोई एसेट खरीद रहे हैं, ये एक्चुअली एस्टिमेटेड होता है, ठीक है। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ मतलब हम लोग अगर कोई एसेट खरीदते हैं तो हम लोग ऐसे एजम्पशन लगाते हैं ना, ठीक है, ये फोन जो है मेरा 5 साल चल जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने जो एक एजम्पशन लगाया, तो जरूरी तो नहीं है 5 साल चलेगा, लेकिन एक एजम्पशन के साथ हम लोगों ने देखा कि ये फोन जो मैंने खरीदा है हम ये 5 साल इसे चला लेंगे, इसीलिए यूजफुल लाइफ का मतलब होता है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ये यूजर अपने एक एस्टिमेशन से बता सकता है कि हाँ मेरा ये चीज कितना दिन चलेगा, ठीक है। अब जब 10 साल खत्म हो जाएगा तब एसेट का वैल्यू 10,000 होगा, ऐसा माना जा रहा है। इसको बोला जाता है रेसिडुअल या स्क्रैप वैल्यू। रेसिडुअल या स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है कि एंड ऑफ द मतलब एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। ये लाइफ, यूजफुल लाइफ जो है एसेट का, जो हम लोगों ने एस्टिमेट किया है, उसके एंड में अगर एसेट का वैल्यू जितना होता है वो अगर हम लोग मतलब एस्टिमेट करके वैल्यू करके बताते हैं, उसे बोला जाता है रेसिडुअल या स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा कंफर्म वैल्यू है, इतने से हम लोगों ने खरीदा। बाकी ये तो एस्टिमेशन है कि हम लोग 10 साल एसेट को चला लेंगे और 10 साल बाद एसेट का वैल्यू ये हो जाएगा। अगर ये बताया जा रहा है तो ये सोचो कि 10 साल में हम लोगों ने एसेट को कितना यूज किया होगा। कैसे पता चलेगा, एसेट का वैल्यू था 1 लाख, ठीक है। अब हम लोग बोल रहे हैं कि 10 साल बाद एसेट का वैल्यू सिर्फ 10,000 ही बचेगा, 10,000 ही बचेगा, तो हम लोगों ने कितने रुपए का एसेट यूज कर लिया ये बताओ। अगर 1 लाख का एसेट का वैल्यू अगर 10,000 ही बचेगा तो कितने रुपए का एसेट यूज कर लिया हम लोगों ने।
बोलो। अगर हम लोगों ने 1 लाख का एसेट इस तरह से यूज किया कि उसका वैल्यू 10 साल में सिर्फ 10,000 ही बचेगा, तो हम लोगों ने कितने रुपए का एसेट यूज कर लिया? ठीक है, हाँ बोलो। 90,000। 90,000 करेक्ट। 90,000 रुपए का एसेट यूज कर लिया। ये कितने दिन में किया, मतलब कितने साल में किया? ये 90,000 का एसेट जो यूज कर लिया, ये कितने साल में कर लिया? क्या एक ही दिन में कर लिया, 1 साल में कर लिया, 5 साल में, कितने साल में किया? क्योंकि कितने साल बाद 10,000 वैल्यू दिखेगा? बोलो बोलो, कितने साल में 10 किया? वर्ष। 10 साल में। हाँ 10 साल में, ठीक है। हम लोगों ने 10 साल में इतना यूज कर लिया, तो एक एक साल में कितना यूज किया बता सकते हो? मतलब सिंपल क्वेश्चन है, अगर 10 साल में 90,000 का यूज कर लिया तो एक साल में कितना यूज कर लिया? 1 साल में 9,000 किया। 9,000 किया। तो डेप्रिसिएशन जो यूज हुआ वही तो डेप्रिसिएशन होता है। तो फॉर 1 ईयर 90,000 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो गया 9,000, ठीक है। तो हर एक साल हम लोग मान रहे हैं, मतलब ये तो एस्टिमेटेड है ना, तो हर एक साल हम लोग 9,000 का यूज करें। देखो ये सब अपने अपने एस्टिमेशन से बता रहा है। कोई अगर किसी मोबाइल को 10 साल चला लेगा, जरूरी नहीं है सभी चला लेंगे, ठीक है। ये अपना अपना एस्टिमेशन होता है कि हम अपने फिक्स्ड एसेट को कितना दिन चला सकते हैं। तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन था उसके हिसाब से, तो एक साल में 9,000 का एसेट यूज हुआ, और यही मेरा किस चीज का वैल्यू निकल के आया, क्योंकि एसेट को यूज करने की वजह से एसेट का वैल्यू में जो गिरावट आया, जो डिक्रीज हुआ, उसी को बोला जाता है डेप्रिसिएशन। तो ये क्या निकल के आया पता है? ये निकल के आया हम लोग का डेप्रिसिएशन फॉर 1 ईयर। अब इसका फॉर्मूला बनता है एसएलएम का। एसएलएम का फॉर्मूला फिर क्या बन गया? एसएलएम के हिसाब से यहाँ पर लिखते हैं डेप्रिसिएशन पर एनम, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने एसएलएम। हर साल का डेप्रिसिएशन कितना है, ये अगर हमें स्ट्रेट लाइन मेथड में निकालना है। स्ट्रेट लाइन क्यों हुआ सुनो। स्ट्रेट लाइन इसीलिए हुआ क्योंकि हर साल हम लोग मान रहे हैं 9,000 9,000 9,000 9,000 इस तरह से डेप्रिसिएशन होगा, इसीलिए, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने हर साल बराबर डेप्रिसिएशन माना, और बराबर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या हो गया, हम लोगों ने कैसे निकाला? ये क्या था? 1 लाख क्या था? कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे लिखा जाता है, लैंग्वेज जो है ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस क्या किया हम लोगों ने? माइनस यहाँ पर हम लोगों ने, ये तो मैंने डेप्रिसिएशन का वैल्यू निकल के आया 10 ईयर का, ठीक है। माइनस हम लोग यहाँ पर कर देंगे स्क्रैप वैल्यू। अब तुम लोग सोच रहे होगे ये क्या उल्टा सीधा हो गया? उल्टा सीधा कुछ नहीं हुआ, दिखाते हैं, देखो स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू, क्योंकि हमें तो यही पता था ना, मैंने तो ये लिखा था, ये बैलेंस करके निकाला तुम लोगों ने, है ना। 90,000 बैलेंस करके निकाला, तो हम लोग के पास तो 90,000 था नहीं, ये तो हम समझाने के लिए कर रहे थे। लेकिन फॉर्मूला कैसे बना हुआ है? फॉर्मूला इस तरह से बना हुआ है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप। ये करने से ये पता चल जाएगा कि 1 लाख का एसेट 10,000 का हो गया, मतलब 90,000 का यूज हुआ। 1 लाख का एसेट अगर 10,000 का हो गया, 90,000 का यूज हुआ, इसका मतलब ये क्या निकल के आएगा? ये निकल के आएगा माइनस करने से टोटल डेप्रिशिएबल वैल्यू, टोटल डेप्रिशिएबल वैल्यू, टोटल डेप्रिशिएबल वैल्यू, ठीक है। और डिवाइडेड बाय करेंगे एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। तो यहां पर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ठीक है। इक्वल टू क्या आ जाएगा? इक्वल टू आ जाएगा ये वाला डेप्रिसिएशन पर एनम, ठीक है। इक्वल टू क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन पर एनम। क्या हम लोग इसको फॉर्मूले में कर सकते? बिल्कुल कर सकते। यही वाले क्वेश्चन को 1 लाख माइनस 10,000 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा? 1 लाख माइनस 10,000, ठीक है। और ये 10, तो ये 90,000 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। ये फॉर्मूले से, लेकिन लॉजिक ये है। अब देखो, याद रखने से मतलब है, तुम लोग समझ के याद रखना चाहो तो वो बेस्ट तरीका है, रटना चाहो तो ये बिल्कुल बेस्ट तरीका नहीं है, ठीक है। रटने का कोई जरूरत भी नहीं है। फिर भी अगर कोई बोलोगे हम इसे रट लेंगे, तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन रटो मत, हम इतना बोलेंगे, समझ के करो, तब कभी भी ऐसा दिमाग में नहीं आएगा कि क्या चीज कहां पर जाएगा। कोई भी चीज इलॉजिकली कहीं पर भी हमारा कैलकुलेट नहीं होता है, ठीक है। लॉजिक होता है तभी होगा। तो ये देखो, यहाँ पर हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन मेथड से ये सीख लिया कैलकुलेट करना कि किस तरह से डेप्रिशिएशन
डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। अब क्या एग्जाम में ऐसे करना है? नहीं, एग्जाम में ऐसे ही अच्छे से प्रेजेंट करके ही लिखना पड़ता है, लेकिन अगर ये समझ जाओगे तो ये रटने का जरूरत नहीं होगा, ये ऑटोमेटिकली याद रहेगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया हम लोग का डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें बोला जाए कि डेप्रिसिएशन का रेट निकालो, मतलब परसेंटेज में बता दो डेप्रिसिएशन कितना है, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे तुम लोग का रिजल्ट आता है तो तुम लोग उसे परसेंटेज में कैसे बताते हो? मान लो 400 नंबर का एग्जाम हुआ तो नीचे 400 लिख दोगे, आउट ऑफ 100 मान लो तुम लोग को मिला 350 सपोज, ठीक है, तो ऊपर 350 लिख दोगे, इंटू 100 लिख दोगे, तो इससे तुम लोग का परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकल के आता है। वैसे ही डेप्रिसिएशन का परसेंटेज अगर पता करना है तो कैसे निकालेंगे? ऊपर क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन का अमाउंट, ठीक है, ऊपर लिखेंगे डेप्रिसिएशन का अमाउंट, नीचे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू 100। अब देखो इसके साथ हम कंपेयर करके समझा रहे हैं। 100 इसलिए क्योंकि परसेंटेज को डिनोट करने के लिए 100 का जरूरत होता है, तो आई थिंक 100 का कंसेप्ट क्लियर हो गया, इसको हटा दिया मैंने। ठीक है, अब हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है कितना हर साल, ये डेप्रिसिएशन रेट हम लोग पर एनम निकालना चाहते हैं, पर एनम। तो डेप्रिसिएशन हर साल कितना चार्ज हो रहा है? 9000। ठीक है, अब ये डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है? कॉस्ट ऑफ एसेट पे, तभी तो हम लोगों ने कॉस्ट पढ़ा, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन कॉस्ट ऑफ एसेट। तो ये किस पे चार्ज होगा? कॉस्ट ऑफ एसेट। जैसे अगर किसी को 350 मिला है तो कितने में मिला है? 400 में मिला है। उसी तरह से 9000 अगर डेप्रिसिएशन है तो कितने वैल्यू पे है? 1 लाख पे, तो डिवाइडेड बाय कर लो 1 लाख इंटू 100। अब इसको कैलकुलेट करने से जितना भी निकल के आएगा 9% निकल के आ रहा है पर एनम, मतलब हर साल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 9% पर एनम। देखो तो क्या इससे भी हमारा उतना ही आंसर आएगा? देखो सेम आंसर आएगा। कैसे कैलकुलेट होगा ये देखो, यहाँ पर हम दिखाते हैं। डेप्रिसिएशन इस तरह से कैलकुलेट होता है, पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ एसेट 1 लाख, लेस कर दो डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 1, ठीक है, फॉर फर्स्ट ईयर, ये फर्स्ट ईयर लिखा मैंने। अब या तो तुम लोग 9000 करके माइनस करते जाओ 10 साल तक तो भी चलेगा, या फिर 9% लगाओ तो भी चलेगा। तो 1 लाख पे 9% वो भी 9000 होता है, तो बचा कितना वैल्यू? 91,000। ठीक है, 91,000। ये कौन सा वैल्यू हुआ? ये हो गया बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के एंड में जो वैल्यू निकल के आया। फिर लेस करेंगे यहां से डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। कैसे करेंगे? या तो ऐसे 9000 लिख दो क्योंकि हर साल 9000 करके होगा, या फिर 9% लगाओ। कितने पे लगाएंगे? 1 लाख पे। क्यों? क्योंकि मेरे मेथड का नाम ही क्या है? स्ट्रेट लाइन फिक्स्ड इंस्टॉलेशन हिस्टोरिकल कॉस्ट या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, है ना। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कितना है? 1 लाख, जिसमें से हम जितना दे के हम लोगों ने खरीदा था, या फिर ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 1 लाख, तो हमेशा इसी पे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो अगेन 1 लाख पे 9% यानी 9000 माइनस करने से कितना आ जाएगा? 82,000। ये हम लोग का क्या हो गया? ये हो गया बुक वैल्यू ऑफ एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है, ऐसे करके अगर आप लोग चार्ज करते जाओगे तो 10th ईयर के एंड में इसका वैल्यू 10,000 होगा। हम यहाँ पर चेक करके दिखा देते। देखो इतना सारा करेंगे कितना, यहाँ पर लिख लिख के करेंगे, काफी टाइम लगेगा। 82,000, ठीक है, ये हो गया सेकेंड ईयर के एंड में। माइनस 9,000 करेंगे तो ये हो गया थर्ड ईयर के एंड में। माइनस 9,000 ये वैल्यू हो गया। ठीक है, मतलब मैंने ये फोर्थ टाइम कर दिया। फिर फिफ्थ टाइम करते हैं, सिक्स्थ टाइम, सेवेंथ टाइम, चेक करके देख लो तुम लोग भी अपने कैलकुलेटर में। सेवेंथ टाइम, एट्थ, नाइन्थ, ठीक है, और 10th। देखो 10 साल के एंड में 10,000 हो गया अगर ये वैल्यू चल रहा है तो। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अच्छा, ये हम लोग का हो गया डेप्रिसिएशन कैसे हम लोग का स्ट्रेट लाइन मेथड में होता है। ठीक है, अब इसके बारे में देखो, हम यहाँ पर थोड़ा सा जिस्ट लिखवा देते हैं। जिस्ट क्या लिखवाएंगे यहाँ पर? कॉस्ट ऑफ एसेट का मतलब बुक वैल्यू ऑफ एसेट एट बिगिनिंग। ठीक है, मतलब
शुरुआत में एसेट बुक्स में जिस वैल्यू में अपीयर कर रहा है, एसेट का अपीयर करता है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में शुरुआत में एसेट का जो वैल्यू रहता है वही उसका कॉस्ट होता है। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है? स्क्रैप वैल्यू बुक वैल्यू ऑफ एसेट एट एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। ठीक है, अच्छा स्क्रैप वैल्यू हो गया। डिप्रिशिएशन क्या होगा? स्ट्रेट लाइन मेथड में डिप्रिशिएशन हो जाएगा कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, या फिर रेट निकाल के भी कर सकते हैं, डिप्रिशिएशन का परसेंटेज भी निकाला जा सकता है, डिप्रिशिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू 100। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट 1 2 3 ये मेन चीज हम लोगों ने पढ़ा। फोर्थ में लिखेंगे स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेड। ठीक है, एक्सपेक्टेड होता है, ये ओरिजिनली ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, एक्सपेक्टेड जरूरी नहीं है इसीलिए क्योंकि हम जब खरीद रहे हैं तब ये मान रहे हैं कि 10 साल यूज करेंगे तब ये वैल्यू ऐसा होगा, लेकिन रियलिटी में इससे कम ज्यादा भी हो सकता है। जरूरी थोड़ी ना है कि हम जैसा सोच रहे हैं वैसा एग्जैक्ट हो जाएगा, है ना। हम बोल रहे हैं हम मोबाइल को 5 साल चला लेंगे, जरूरी थोड़ी ना है, 5 से ज्यादा भी चल सकता है, कम भी चल सकता है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए एस्टिमेट करके ही हमें करना पड़ेगा। तो एक्सपेक्टेड रियलाइजेबल वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। ठीक है, जिसे स्क्रैप बोला जाता है। ये सारी चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, एक बार जस्ट मैंने समझा दिया। ठीक है, ये बाकी सारा चीजें जो है मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ये हो गया हम लोग का स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा, अब WDV मेथड में कैसे होता है उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो WDV, ठीक है, WDV मतलब ये वाला, देखो मैंने काफी सारा नाम लिखवा दिया क्योंकि अलग अलग नाम रह जाता है क्वेश्चन में, कभी डिमिनिशिंग बोल देता है, कभी रिड्यूसिंग, कभी WDV मतलब रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, कभी बुक वैल्यू मेथड भी बता देता है इसका नाम। तो यहाँ पर मैंने लिखा WDV। ठीक है, WDV या फिर बुक वैल्यू। अच्छा, यहाँ पर देखो डेप्रिशिएशन कैसे चार्ज होगा? डेप्रिशिएशन इज चार्ज्ड ऑन WDV और बुक वैल्यू ऑफ एसेट। यहाँ पर WDV या बुक वैल्यू ऑफ द एसेट जो होगा उस पे चार्ज होता है। कैसे? जैसे मान लो सेम एग्जांपल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट हमें गिवन है 1 लाख, और नॉर्मली WDV वाले क्वेश्चन में हमें डेप्रिसिएशन का रेट ही दिया हुआ रहता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम। ठीक है, अगर हमें डेप्रिसिएशन निकालने बोले तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? और मान लेते हैं एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है यहाँ पर भी, यहाँ 5 साल मान लेते हैं एक बार। ठीक है, 5 ईयर। तो देखो कैसे होगा, यहाँ पर हम लोग पहले लिखेंगे 1 लाख, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10%। तो 1 लाख पे 10% कितना हो जाएगा? 10,000। बचा कितना? 90,000। क्योंकि ये बुक वैल्यू ऑफ द एसेट है तो मेथड जो है WDV है, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड पे डेप्रिसिएशन लगेगा, तो ये जो बचा हुआ वैल्यू है इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा। कितना? 10%। तो 90,000 पे 10% यानी ये हो जाएगा 9,000। अब देखो हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर मैंने तुम लोग का जो मशीन का क्वेश्चन आया था ना, तब मैंने ये वाला चीज एक्सप्लेन किया था कि ये बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह है, लेकिन यहाँ लेस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट मतलब जिनका मैथ्स है उनके लिए एक बार याद दिला रहे, क्योंकि मैंने करवाया है तो इसीलिए एक बार जस्ट रिलेट कर रहे हैं। देखो वो जो मशीन वाले क्वेश्चन है उसके साथ यहाँ अकाउंट्स का सिमिलरिटीज हुआ है ना, तो ये डेप्रिसिएशन लगता जा रहा है। डिफरेंस इतना है, स्ट्रेट लाइन मेथड में एक ही जैसा डेप्रिसिएशन लगता जाएगा, चाहे वो रेट से मल्टीप्लाई करके देख लो, चाहे वो फॉर्मूला लगा लो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप। यहाँ पर नॉर्मली रेट दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, हम लोग रेट से ही लगाते हैं, चाहे जितना भी स्क्रैप वैल्यू दिया क्यों ना हो। तो रेट अगर लगाएंगे 10% तो ये हम लोग का 9,000 हो जाएगा सेकेंड ईयर। तो यहाँ पर बचा 81,000। फिर अगर हम लोग थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे
तो इस पे हो जाएगा 8100, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर डिप्रिशिएशन का वैल्यू देखो हमेशा रिड्यूस होते जाता है ना। पहले लगा 10,000, फिर थोड़ा कम हो गया 9,000, फिर कम हो गया 8,100। तो डिप्रिशिएशन जो है, डिप्रिशिएशन इज रिड्यूस्ड ग्रेजुअली, ठीक है। ग्रेजुअली ये जितना टाइम जा रहा है, टाइम जितना कम होते जाता है उतना डिप्रिशिएशन का वैल्यू भी कम होते जाता है। क्यों कम होते जाता है? क्योंकि हम लोग बचे हुए एसेट के वैल्यू पे डिप्रिशिएशन लगाते हैं। तो एसेट जितना भी था, अगर उस पे एक बार भी डिप्रिशिएशन लगा है तो उसका वैल्यू तो कम होगा। इस पे डिप्रिशिएशन, फिर ये बचे हुए वैल्यू पे डिप्रिशिएशन। इस वजह से डिप्रिशिएशन का वैल्यू जो है धीरे धीरे क्या होगा, कम होते जाता है, ठीक है। तो इसमें देखो एक पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। इन दिस मेथड amount of depreciation remains higher in earlier year, earlier मतलब पहले, ठीक है, पहले ज्यादा रहता है, and thereafter रिड्यूस, ठीक है, फिर धीरे धीरे कम होते जाता है, जो कि हमारे स्ट्रेट लाइन मेथड में नहीं होता है। अच्छा, क्या इसमें भी हमें रेट निकालने के लिए बोला जा सकता है? हाँ, बोला जा सकता है। यहाँ पर डिप्रिशिएशन का परसेंटेज हम लोग कैसे निकालेंगे? 1 माइनस nth रूट ऑफ स्क्रैप डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट, ठीक है। अगर मान लो ऐसा होता नहीं है नॉर्मली ना, हम ये बोल सकते हैं कि ये यूज करने का तुम लोग का जरूरत नहीं होगा, मतलब ये फॉर्मूला याद करना है या रटना है ऐसा बात नहीं है। क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि हम लोग को जब भी WDV का क्वेश्चन दिया जाएगा ना, हमें रेट दिया जाएगा ही जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रेट नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि रेट नहीं दिया हुआ है, स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग ये फॉर्मूले का यूज करके एसेट का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा? जैसे देखो ये वाला जो मैंने एग्जांपल लिया है, अगर इसी पे निकालना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला ऐसे अप्लाई हो जाएगा। 1 माइनस nth रूट का मतलब होता है जितने साल का बात हो रहा है, ठीक है। अगर मान लेते हैं इसको हम 5 साल है, ठीक है, ये 5 साल का दिया हुआ है, तो यहाँ हम 5 लिख लिए। n का मतलब होता है यहाँ पर यूजफुल लाइफ, ठीक है, यूजफुल लाइफ। अच्छा, और यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू एजम्पशन ले लेते, सपोज 10,000 है, कॉस्ट ऑफ एसेट है 1 लाख, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एसेट है 1 लाख इंटू 100 हमें करना है। तो ये मान लेते हैं यहाँ पर सपोज हमें स्क्रैप दे रखा है 10,000, और ये एक बार 10 ही कर लेते, उसमें क्या प्रॉब्लम? चलो इसको एक बार 10 ही कर लेते, ठीक है, तो भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। तो ये यहाँ पर 10 करो 5 करो एक ही बात है, एग्जाम्पल सिर्फ चेंज हो रहा है और कुछ नहीं। अब यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे? ये हो गया, ये डिवाइड करने से आ जाता है 10,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख, देखते हैं कितना आता है। तो ये आ गया 0.1, ठीक है, 0.1 10th रूट ऑफ 0.1, ठीक है, और यहाँ पर इंटू 100। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये डर्टी पावर होता है, ठीक है। डर्टी पावर मतलब ये देखो, ये एक्चुअली इस तरह से हो जाएगा 1 माइनस 0.1 होल टू दी पावर 1/10। मतलब अगर कुछ रूट में रहता है तो उसको हम लोग 1 बाई लिखते हैं, ये मैथ्स का रूल्स है। जैसे मान लो अगर 4th रूट ऑफ 5 है तो इसको कैसे लिखोगे? 5 टू दी पावर 1/4, ठीक है। अब देखो हम लोग इसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे? इंटू 100 कर दिया। अच्छा, अब इसका जो रूल्स है वो कुछ इस तरह से, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है ना, तो इसका रूल्स बताते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा? 0.1 का 12 टाइम्स रूट करना पड़ेगा, ये रूल्स होता है, ठीक है। हम रूल्स लिखवा देंगे, 0.1 का 12 टाइम्स रूट करना पड़ेगा। ये डर्टी पावर कैलकुलेट करने का तरीका होता है। मतलब अगर डर्टी पावर का मतलब जो कैलकुलेशन हम लोग इजीली नहीं कर सकते हैं, तो इसका 12 टाइम्स रूट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। फिर -1 हम लिखवा देंगे, क्या क्या रूल्स है, -1, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा हमें पावर, तो यहाँ पर एक्चुअली डिनोमिनेटर, तो यहाँ पर हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 10 है डिनोमिनेटर में, तो डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10, फिर प्लस, ये मेरा पता नहीं यहाँ क्यों एरर आ जाता है, ठीक है। तो तुम लोग अपने कैलकुलेटर में करके देखो, ठीक है। हम बता देते हैं रूल्स, ठीक है, रूल्स लिखवा देते हैं, उस तरह से करना पड़ेगा।
यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा हमें 12 टाइम्स रूट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर -1 करना पड़ेगा, फिर डिवाइड फ्रॉम पावर, फोर्थ नंबर में हो जाएगा +1, फिफ्थ नंबर में हो जाएगा इंटू इक्वल टू करके 12 टाइम्स, ठीक है, इंटू इक्वल टू करके 12 टाइम्स। ये करके फिर अगर इंटू 100 करोगे, ये पूरा सॉल्व करके जो प्रोसेस मैंने बताया, अगर इंटू 12 करोगे तो यहाँ पर हम लोग का आंसर आ जाएगा 20.56%, ठीक है। ये सॉल्व करने से आएगा 0.7943। तो तुम लोग एक बार चेक करके देख सकते हो, ये जो मैंने रूल्स बोला, यहाँ पर क्या करना है तुम लोग को, सबसे पहले 12 टाइम्स रूट करना है, किसका, 0.1 का। तो ये 0.1 का मेरा पता नहीं कुछ दिन से इस कैलकुलेटर में ऐसे हो रहा है, मुझे मैथ क्लास में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, नहीं ये वाला पता नहीं हम दिखा क्यों नहीं पा रहे हैं। 0.1 है, एक बार ट्राई करते होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स रूट, उसके बाद -1, ठीक है। ये पहले एरर आ गया। तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, -1 नहीं हो रहा है मेरे इसमें, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग करके देखना, जैसे मैंने बताया वैसे अगर कैलकुलेटर पे करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। बाकी इसका यहाँ पर जरूरी बहुत ही कम होगा, अकाउंट्स में हम इतना बोल सकते हैं, क्योंकि अकाउंट्स में हम लोगों को जब भी WDV मेथड देगा ना तो हमें रेट ऑफ परसेंटेज दे देगा। फिर भी ये फॉर्मूला अगर तुम लोग को कहीं दिख जाए, इसीलिए मैंने ये बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमें जो पॉइंट सीखना है दैट इज कैसे डेप्रिसिएशन को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं, डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज चार्ज्ड फ्रॉम द डेट ऑफ एसेट इज रेडी टू यूज, ठीक है। तो ऐसा तुम लोग सोच रहे होगे, ये बात तो पहले भी मैंने बोला कि रेडी टू यूज होता है, तो वो मैंने क्या बोला था, रेडी टू यूज करने के लिए जितने भी खर्चे हुए सारे कॉस्ट होते हैं। और डिप्रिसिएशन कब से लगेगा, ये कैसे पता चलेगा, जब एसेट रेडी टू यूज होगा। जैसे मान लो एक एसेट हम लोगों ने खरीदा है 1 अप्रैल को, ठीक है, मान लो 1 अप्रैल को परचेज किया है, ठीक है। 30 जून को हम लोगों ने उसे रेडी टू यूज कर लिया, रेडी टू यूज कर लिया, और 30 सितंबर को वो हम लोगों ने किया है पुट टू यूज। पुट टू यूज मतलब इस्तेमाल करना शुरू किया, रेडी टू यूज मतलब इस्तेमाल करने के लिए रेडी है, ठीक है, इस्तेमाल करने के लिए रेडी है। जैसे मान लो तुम लोगों के पास बुक आ गया है, ठीक है, लेकिन तुम लोग पढ़ना 1 वीक बाद स्टार्ट कर रहे हो, तो रेडी टू यूज तो है ही बुक, ठीक है। अब जब पढ़ना स्टार्ट करोगे तब पुट टू यूज हो जाएगा। अब यहाँ पर 31 मार्च है, तो ये पूरे एक साल में कितने दिन का डेप्रिसिएशन लगेगा मुझे ये बताओ, क्योंकि डेप्रिसिएशन टाइम के हिसाब से लगता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक लॉजिक बताया कि हमें कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, ये लॉजिक कहाँ पर बताया गया है, AS10 में। AS10 के हिसाब से हमें ये गाइडलाइन दिया गया है कि हमेशा एसेट का डेप्रिसिएशन तब से लगाओ जब से वो रेडी टू यूज है, ठीक है। तो हम लोगों ने अगर एक एसेट 1 अप्रैल को खरीदा था, उसे रेडी टू यूज 30 जून को कर लिया, उसे पुट टू यूज 30 सितंबर तक कर लिया, तो उस साल में उस एसेट पे कितने दिन का डेप्रिसिएशन लगेगा मुझे ये बताओ। अगर हम लोगों ने एसेट खरीदा है 1 लाख का, सपोज परचेस किया है 1 लाख का, ठीक है, रेडी टू यूज यहाँ पर किया, पुट टू यूज यहाँ पर किया, और अगर डेप्रिसिएशन लगना चाहिए 10% पर एनम SLM, तो मुझे बता सकते हो कि कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, मुझे बताओ डेप्रिसिएशन कितना होगा। 31 मार्च सपोज ये मैंने 12 कर मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा इस पे। कितने मंथ का लगेगा, 12 मंथ का। क्यों बोलो 12 यहाँ मंथ पे का क्यों? यहाँ पे 6 हो मतलब 1 साल हो गया ना ऑलमोस्ट। लेकिन कहाँ से चार्ज करना है, वही तो है ना रेडी टू यूज यहाँ। से चार्ज है ना, रेडी टू यूज से चार्ज करना है। हाँ, तो फिर 12 महीना कैसे होता है, जून से मार्च तक तो 12 महीना नहीं होगा। तो 9 महीने, अच्छा 9 महीने का होगा शायद फिर। इसीलिए ही तो दिया हाँ, था मैंने। ये वाला ध्यान रखना है, हमें ये डेट से कोई लेना देना नहीं है,
एज 10 के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। तो एज 10 बोल रहा है कि खरीदे कब हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ अगर मान लो क्वेश्चन में ये डेटा नहीं रहता, सपोज ये नहीं दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, तब कितने दिन का लगेगा? मान लो क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन है नहीं हमारे पास, तब हम लोग कितने दिन का लगाएंगे? अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि रेडी टू यूज कब है, पुट टू यूज कब है, तो कितने दिन का लगेगा? फिर 12 महीने का लगेगा। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तब हम लोग 12 महीने का ही लगाएंगे, तब हमारा परचेज डेट ही जो है डिप्रिशिएशन कैलकुलेट करने के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम मान लेते ये हो गया 10, यहाँ पर मैंने कर दिया 11। अब ये डिप्रिशिएशन बताओ कितना होगा? तो डिप्रिशिएशन हो जाएगा, डिप्रिशिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? एसेट के वैल्यू के ऊपर होता है। तो 1 लाख रुपए का एसेट, इस पे अगर 1 साल डिप्रिशिएशन चार्ज होगा तो वो कितना हो जाएगा? 10%। लेकिन ये डिप्रिशिएशन 1 साल चार्ज नहीं होगा, कितने दिन का होगा? रेडी टू यूज से। तो 9 मंथ्स, जून खत्म, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, तो ये कितने दिन का हो गया? ये 9 मंथ्स का हो जाएगा। तो ये कैलकुलेट करने पे जो निकल के आएगा वो 1 साल का है, यानी कि 12 मंथ्स का। तो इसको अगर हम लोग डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे तो पर मंथ का निकल के आएगा, है ना? इसको अगर हम लोग डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे तो पर मंथ का निकल के आएगा, और इंटू 9 कर देंगे तो 9 महीने का निकल के आएगा। इसीलिए इसको कैसे लिखा जाता है? ऐसे करके, मतलब प्रेजेंटेशन ऐसे किया जाता है, 1 लाख इंटू 10% इंटू 9/12। इसका लॉजिक वही है। जब हम लोग 1 लाख पे चार्ज कर रहे हैं 10%, क्योंकि ये साल का 10 रुपए है, अगर एसेट का वैल्यू 100 रुपए, इसका भी लॉजिक है, 100 रुपए का एसेट 10 रुपए से कम होगा 1 साल में, तो 1 रुपए का एसेट 10/100 रुपए का कम होगा। तो 1 लाख का एसेट कितने का कम होगा? 10/100 इंटू 1 लाख करने से हमें ये पता चल जाएगा कि 1 साल में एसेट का वैल्यू कितना कम हुआ। तो 1 साल में एसेट का वैल्यू कुछ इतना कम हुआ, लेकिन हमें 1 साल का नहीं चाहिए, हमें तो 9 मंथ का चाहिए। तो 1 साल मतलब 12 मंथ्स होता है, तो 12 मंथ्स में अगर कम हो गया है 10,000, तो 1 में कितना होगा? 10,000 डिवाइडेड बाई 12, तो 9 मंथ में इंटू 9। लेकिन क्या हम लोग इतना सारा अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे? ये मैथ्स थोड़ी ना है कि हमें ज्यादा लिखना नहीं है, अकाउंट्स में तो वैसे ही स्ट्रक्चर वगैरह बनाने में टाइम जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, तब ऐसे सिखाया जाता है कि 1 लाख कर दो इंटू 10%, ये 1 साल का निकल के आ गया, डिवाइडेड बाई 12 कर दो, हर महीने का निकल के आ गया, इंटू 9 कर दो, 9 मंथ्स का निकल के आ जाएगा। अब कैलकुलेशन करके हम लोग देख लेते कितना होगा। 1 लाख इंटू 10% इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, तो जितना भी आएगा, ये तो एक एग्जाम्पल था, 7,500। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन हमेशा चार्ज करना पड़ेगा हम लोगों को रेडी टू यूज से, लेकिन अगर मिसिंग रहा तो परचेज डेट लेंगे, तो वो भी लिख देते हैं। देखो, इन केस डेट ऑफ रेडी टू यूज इज नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन में है ही नहीं, देन assume date of purchase as ready to use, मतलब उस दिन से काउंट कर देंगे। ठीक है, रेडी टू यूज। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग एंट्री लिखते हैं। ठीक है, एंट्रीज जो है वो कैसे होगा? तो जब हम लोग परचेज करते हैं फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो एंट्री क्या होता है? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो एंट्री होगा फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, और अगर क्रेडिट में खरीदा तो टू क्रेडिटर। ठीक है, कोई भी एक एंट्री होगा ना, या तो टू कैश, या तो टू बैंक, या तो टू क्रेडिटर। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग का डेप्रिशिएशन एसेट यूज करेंगे, तो डेप्रिशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, इसका एंट्री क्या हो जाएगा? डेप्रिशिएशन एक एक्सपेंसेस होता है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिशिएशन करने पे एसेट का वैल्यू कम होता है टू फिक्स्ड एसेट। ये हो गया। अच्छा, अब इसका लेजर पोस्टिंग कैसे होगा वो भी बता देते हैं। देखो, इसका लेजर पोस्टिंग कुछ इस तरह से होगा। नॉर्मली हमें क्वेश्चन में ना फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाने के लिए बोला जाता है, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट।
पर्टिकुलर्स अमाउंट। वैसे 4 कॉलम होता है लेजर का, मतलब यहाँ पर देखो लेजर फोलियो, सॉरी जर्नल फोलियो वगैरह हम नहीं कर रहे। जैसे हाँ, एक कॉलम मैंडेटरी है डेप्रिसिएशन के केस में, डेट होना चाहिए। मैंने ना यहाँ जगह नहीं छोड़ा, जो भी हो यहाँ डेट होगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये 3 कॉलम होगा। तो सबसे पहले जब हम लोग खरीदेंगे पर्टिकुलर डेट के साथ हमें लिखना पड़ेगा टू बैंक या कैश, ठीक है, टू बैंक या कैश जो भी होगा ये वैल्यू। डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो बाय डेप्रिसिएशन, क्यों, क्योंकि एंट्री क्या है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, तो फिक्स्ड एसेट में तो फिक्स्ड एसेट नहीं लिखेंगे, डेप्रिसिएशन लिखेंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद एसेट का वैल्यू कितना बच रहा है, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर इस वैल्यू को हम लोग करेंगे ब्रॉट डाउन, ओपनिंग वैल्यू, ओपनिंग डेट पे टू बैलेंस, यहाँ भी डेट आते जाएगा, ठीक है, यहाँ भी डेट आते जाएगा, टू बैलेंस बीडी। फिर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो बाय डेप्रिसिएशन, बाय बैलेंस सीडी, फिर जो वैल्यू बचेगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग का जो है लेजर पोस्टिंग होता जाएगा। अच्छा, अगर कभी हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोले तब कैसे पोस्ट होगा? अगर हम लोग को डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा तब हम लोग का पोस्टिंग कुछ इस तरह से होगा। ये देखो क्रॉस पोस्टिंग, जैसे फिक्स्ड एसेट, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, तो डेप्रिसिएशन में क्या लिखेंगे, टू फिक्स्ड एसेट, ये देखो टू फिक्स्ड एसेट ऐसे लिख देंगे। और डेप्रिसिएशन ऑल एक्सपेंसेस कहाँ क्लोज होता है, पीएल में, ठीक है, पीएल में क्लोज होता है फाइनल अकाउंट्स में, तो बाय पीएल बोल के इसे क्लोज कर दिया जाएगा इस खर्चे को, ठीक है, इस तरह से। फिर अगर डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर का रिकॉर्ड करेंगे देन फिर से फिक्स्ड एसेट बाय पीएल बोल के इसे हम लोग क्लोज कर देंगे, ठीक है, बाय पीएल बोल के ये क्लोज हो गया, इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, अब एसेट अगर हम लोग बेच रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कि एसेट को हम लोगों ने कुछ दिन यूज किया फिर बेच दिया, अब बेचने से या तो हमारा प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, उससे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ऐसे देखो, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो जैसे हम लोग एसेट खरीदते हैं तो वैसे बेच भी सकते हैं, कुछ दिन यूज किया फिर बेच दिया। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले देखेंगे स्टेप 1, कंप्यूट बुक वैल्यू ऑफ एसेट ऑन द डेट ऑफ सेल। जिस दिन हम लोग बेचना चाहते हैं उस दिन एसेट का वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू क्या है, वो हमें देखना चाहिए। बुक वैल्यू का मतलब जैसे देखो यहाँ पर मैंने दिखाया कि ये एसेट का देखो, यहाँ पर बुक वैल्यू कितना 81, यहाँ कितना था 1 लाख, यहाँ कितना हुआ 90, यहाँ कितना 81, और ये माइनस करेंगे तो कुछ एक आएगा। तो हम लोग जिस दिन एसेट को बेचना चाहते हैं उस दिन हमारे एसेट का बुक वैल्यू क्या है, फिर हम लोग देखेंगे कितने में ये बिक जाएगा, सेल वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है, कितने में ही बिक जाएगा। मान लो बुक वैल्यू आ रहा है 10,000 और सेल वैल्यू आ रहा है 5,000, ठीक है, तो लॉस है। और अगर हम लोग का बुक वैल्यू आ रहा है 10,000, सेल वैल्यू आ रहा है 12,000, तो प्रॉफिट है। तो फिर प्रॉफिट या लॉस कैसे चेक करेंगे, सेल वैल्यू अगर हम लोग का ग्रेटर देन बुक वैल्यू है तो प्रॉफिट, और अगर सेल वैल्यू हम लोग का लेस देन बुक वैल्यू है तो लॉस, ठीक है, ये इस तरह से रिकॉर्ड होगा। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो काफी सारा चीज हम लोगों ने सीख लिया कि किस तरह से डेप्रिसिएशन, देखो लेजर भी सीख लिया, जर्नल भी देख लिया और कंसेप्ट भी देख लिया, ठीक है। अब हम लोग एक एक क्वेश्चन करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे देखो पहला क्वेश्चन ये वाला, ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, जैन ब्रदर्स एक्वायर्ड अ मशीन on 1st July 2018 at a cost of 14 lakh and spent 1 lakh on its installation। तो जैन ब्रदर्स ने कुछ मशीन्स खरीदा है जिसका परचेज प्राइस हम लोग को बता रहा है 14 लाख, और उसके साथ साथ उस पे इंस्टॉलेशन करवाने का 1 लाख का खर्चा किया गया है। अच्छा, द फर्म राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम, जो डेप्रिसिएशन रेट लगाया है इन्होंने वो 10% पर एनम है ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर, मतलब एसएलएम मेथड का बात कर रहा है, ये हमें पढ़ के समझना पड़ेगा और उसके लिए हमें पहले जो पढ़ा वो काम में आएगा, है ना, वो भूलना नहीं है हमें। ओरिजिनल कॉस्ट मैंने अलग अलग नाम इसलिए लिखा है, कहाँ क्या नाम यूज हो जाए कुछ पता नहीं, तो ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर के हिसाब से ये डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं जैन ब्रदर्स जो है। द बुक आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर, हर साल 31 दिसंबर को बुक्स जो है क्लोज होता है। शो द मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 18-19, नॉर्मल
नॉर्मली हमें जर्नल करने नहीं बोलता है, लेजर ही करने बोला जाता है, ठीक है, ये चैप्टर में स्पेसिफिकली। तो हम लोग को अकाउंट बोल दिया है, मतलब हमें मशीनरी अकाउंट बना के दिखाना है और डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो देखो कैसे होगा, इलस्ट्रेशन 1, यहाँ पे लिखते हैं मशीनरी अकाउंट। और डेप्रिसिएशन अकाउंट। हम लोग को देखो 2 साल के लिए करने बोला है, 18 19, ठीक है, तो 2 साल के लिए हम लोग अकाउंट बनाएंगे। मशीनरी अकाउंट मेरा इतने में हो जाएगा लग रहा है, चलो। और यहाँ पर हो जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा, यहाँ पर डेट, हम ना और नाम नहीं लिख रहे, काफी टाइम लगता है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट ऐसे लिखना है, लेकिन तुम लोग जब भी एग्जाम में करोगे मेरे जैसे हाथ से तो तुम लोग को लाइन टानना नहीं है, ठीक है, स्केल वगैरह यूज करना है, प्रॉपर फॉर्मेट लिखना है। प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है, जो लेजर पे लिखा जाता है, जैसे मैंने देखो यहाँ पर दिखा दिया ना, डेट लिखना है, पर्टिकुलर अमाउंट, ये 3 हेडिंग तो करना ही करना है। और ऐसे नहीं करना है, स्केल वगैरह यूज करके कर सकते हो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देखो एसेट खरीदा गया है 1 जुलाई। हम एंट्री ना लिख नहीं रहे, यहाँ पर बताते हैं। 1 जुलाई जब एसेट खरीदा गया तब एंट्री होगा, एसेट का नाम क्या है, मशीन, तो ऐसे लिखेंगे मशीन अकाउंट डेबिट टू, क्या हो जाएगा, टू कैश, ठीक है। कितने से खरीदा हम लोगों ने, कितने से एंट्री होगा, मशीन का दाम कितना हुआ, मुझे ये बताओ, मशीन का दाम कितना हुआ, फिर मशीन कितने का हुआ, बताओ। 15 मैम लाख। कंबाइन एंट्री बताना है या फिर मतलब अलग अलग? ऐसे तो 14 लाख होगा, लेकिन अगर कंबाइन एंट्री करे तो 15 लाख हो जाएगा। एंट्री कंबाइन नहीं, एसेट का वैल्यू ही 15 लाख होगा, क्योंकि एसेट का कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब मतलब रेडी टू यूज के पहले जितना भी खर्चा होगा, मतलब मशीन कितने का होगा, 15 लाख का होगा। लेकिन यहाँ पर जब लिखेंगे परचेज बोल के कितना दिखाएंगे, 14 लाख, ये दाम जो हम लोगों ने दिया। और फिर से टू कैश बोल के लिखेंगे, ये इंस्टॉलेशन के लिए पे किया 1 लाख, ठीक है। तो कंबाइन एंट्री का बात नहीं, अगर हम लोग एंट्री को स्प्लिट भी करते ना, देखो स्प्लिट करने से ऐसे होगा, मशीन टू कैश 14 लाख 14 लाख, फिर हो जाएगा मशीन टू कैश 1 लाख 1 लाख, तो मशीन का वैल्यू कितना हुआ, 15 लाख ही हुआ। क्यों, क्योंकि A10 हमें बोल रहा है कि सिर्फ जो दाम दे के खरीदते वो मशीन का दाम नहीं है, उसको यूज करवाने तक जितना भी खर्चा हम लोग करते वो मशीन का दाम है। तो मतलब लॉजिकली मशीन 15 लाख का ही हुआ, ठीक है। लेकिन कहां पर किस वजह से कितना पे हुआ उसे हमें अलग अलग दिखाना जरूरी होता है, ठीक है। तो हम लोग अलग अलग दिखाएंगे ताकि हमें ये पता चले कि एक्चुअली दाम कितना था और ये 15 लाख क्यों हुआ। तो बहुत से लोग मुझे ये बोलते हैं कि अगर हम लोग सिर्फ ऐसे टू बैंक बोल के 15 लाख लिख दे तो उसमें गलती क्या है। गलती ये है कि पता कैसे चलेगा कि परचेस प्राइस क्या था, इंस्टॉलेशन क्या था, पता होना चाहिए ना हमें। हर एक जगह पे अगर कुछ कार्टेज था तो वो कितने का था, अगर ट्रायल रन था वो कितने का था। अगर हमें किसी चीज का अलग अलग कैलकुलेशन करना नहीं होता तो फिर अकाउंट्स का भी नीड नहीं होता। तो सिर्फ डायरेक्ट 15 लाख लिख देना मशीन अकाउंट में सही है, बट टू बैंक या टू कैश बोल के हम लोग डायरेक्ट 15 लाख लिखते हैं, उससे क्लैरिटी नहीं आता है कि कहां पर कितना खर्चा हुआ है। तो टू बैंक बोल के परचेस प्राइस लिख सकते हैं। जब परचेस प्राइस लिखेंगे तो हम लोग 14 लाख दिखाएंगे, क्योंकि इतना हम लोगों ने पे किया जिनसे खरीदा। और एक बार टू बैंक बोल के हम लोग लिखेंगे, तब हम लोग इंस्टॉलेशन लिखेंगे, ताकि हमें ये क्लियरली पता हो जो मशीन हम लोगों ने 14 लाख का खरीदा था उसका हम लोगों ने इंस्टॉलेशन कितना पे किया, इसलिए अलग दिखाना जरूरी होता है। तो 1 जुलाई 18 का एंट्री हो गया। अच्छा, अब ये हम लोगों ने 1 जुलाई को खरीदा, ठीक है, ये हम लोगों ने कब खरीदा, 1 जुलाई को खरीदा। और इसका डेप्रिसिएशन कब लगता है, हमेशा डेप्रिसिएशन लगता है हर एक साल के एंड में, जब हम लोग का बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होता है। इनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमेशा 31 दिसंबर क्लोज होता है, तो अब भी 31 दिसंबर ही क्लोज होगा। तो ये 18 है, तो ये दिसंबर का 18 में क्लोज होगा, तो यहां से यहां तक का डेप्रिसिएशन लगेगा। अब बोलो कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि इस डेट के अलावा हमारे पास कोई डेट है ही नहीं, परचेज डेट के अलावा। और मैंने ये बताया था अगर हमारे पास रेडी टू यूज का अगर कोई डेटा नहीं है तो हम लोग परचेज प्राइस से ही डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे, ये भी मैंने लिखवाया। तो मुझे बोलो कि कितने टाइम पीरियड के लिए डेप्रिसिएशन लगेगा इस साल, 18 साल में, हम लोग 18 का पहले कर रहे हैं। 6 मंथ 75,000। हाँ 12 महीने नहीं, हाँ इसमें 6 इसमें 6 महीना, महीने
जुलाई का है, अच्छा। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे 31 दिसंबर 2018 बाय डेप्रिसिएशन। और बाय डेप्रिसिएशन क्यों हो रहा है उसका लॉजिक भी मैंने बता दिया एंट्री के हिसाब से। डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, तो फिक्स्ड एसेट पे क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन, इसीलिए मैंने लिखा है। डेट भी दे दिया, डेट देना लेकिन जरूरी है, अगर डेट नहीं दे के आते हो तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑल अबाउट टाइम पीरियड। अब डेप्रिसिएशन कितने पे लगेगा, क्या 14 लाख पे लगेगा कि 15 लाख पे लगेगा? 15 लाख। 15 लाख। डेप्रिसिएशन हमेशा कॉस्ट ऑफ एसेट पे लगता है। कॉस्ट ऑफ एसेट क्या है, सब मिला के, है ना। तो लॉजिकली जो भी डेफिनेशन है वो सारा ट्रू प्रूव हो रहा है, देखो, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगता ही है कॉस्ट ऑफ एसेट पे। कॉस्ट ऑफ एसेट का मतलब सिर्फ परचेस प्राइस नहीं, इसीलिए तो मैंने ये सब लिखवाया। ये देखो, ये सब मैंने क्यों अलग अलग बताया, ताकि तुम लोग के दिमाग में ये सारा पॉइंट रहे कि परचेस प्राइस का मतलब सिर्फ कॉस्ट प्राइस नहीं होता है, कॉस्ट का मतलब ये सब। मतलब ये देखो कितना सारा लिस्ट लिखे, कैरेज इनवर्ड हो सकता था, फ्रेट इनवर्ड। इतना समझो कि एसेट को रेडी टू यूज करने के पहले तक जो भी खर्चा करोगे सभी एसेट के दाम में ऐड हो जाएगा, मतलब वही एसेट का कॉस्ट कहलाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर 15 लाख रुपए पे लगेगा और रेट बता दिया है, देखो 10%, ये पूरे साल भर का है। तो इंटू कितना बाई 12 हो जाएगा, 6/12, क्योंकि 6 महीने बचता है जुलाई से लेकर दिसंबर तक, तो यहाँ पर 75,000 हो जाएगा। तो उस साल के एंड में एसेट का वैल्यू कितना बच रहा है उससे हम लोग बाई बैलेंस सीडी बोल के कैलकुलेट करेंगे। कितना बच रहा है देखो, 142,000। है बोल 1425 बोथ है 25,000। हाँ, अब ये ब्रॉड डाउन होगा। ब्रॉड डाउन का मतलब जब 1 जनवरी 2019 आ रहा है तब जो एसेट 15 लाख का था उसका वैल्यू कम होके 14,25,000 हो गया, तो ऐसे ब्रॉड डाउन बोला जाता है। ठीक है, ये तुम लोग लेजर पे करते हो ना, तो वैसे ही। अब डिप्रिसिएशन कब तक लगेगा, पूरे एक साल का, क्योंकि डिप्रिसिएशन हमेशा एक एक अकाउंटिंग ईयर का लगता है, तो एक साल का डिप्रिसिएशन लगेगा। अभी डिप्रिसिएशन का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि हमें मेथड क्या बोला है उस पर डिपेंड करता है कि डिप्रिसिएशन किस पे लगाना है। बोल रहा है कि ओरिजिनल कॉस्ट फॉर एवरी ईयर, तो अब मुझे बताओ कि डिप्रिसिएशन कितना होगा। मैंने 75,000। 75 तो 6 महीने का था, फिर 75 कैसे होगा? अभी अभी क्या 6 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा? 1.5 लाख का होगा मैम इस बार, एक हम्म साल का लगता हम्म 50,000। हम्म 10% इंटू कितना होगा, 15 लाख ही होगा, लेकिन जो 6/12 था वो भी 12/12 होगा, या फिर मत लिखो, एक ही बात है, 12/12 लिखो या मत लिखो, तो ये हो जाएगा 1,50,000। और सबसे अच्छा है ये आधा साल का है, तो एक साल का डबल होगा, ये 75,000 आधा साल का है ना, तो एक साल का डबल हो जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं। बैलेंस देख लो कितना आ रहा है, 1,275,000। 1,275 और 3 बार 0, तो ये बैलेंस करके निकल जाता है। ठीक है, माइनस करोगे लेजर में तो ऑटोमेटिकली तुम लोग को पता चल जाएगा कितना वैल्यू हो रहा है। बस हम लोग को यहाँ तक ही करने के लिए बोला है, 2 साल का। देखो 2 साल का बन गया 18-19। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट में बोला है सबसे पहले तो क्रॉस पोस्टिंग कर दो। क्रॉस पोस्टिंग मतलब ये बाई डेप्रिसिएशन है तो टू मशीन, डेट कौन सा होगा 31 दिसंबर, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमेशा कब लगता है, एट द एंड ऑफ द ईयर। हाँ, लेकिन अगर कभी मिडिल में बिक जाता है तो उतने दिन तक का लगेगा, बताएंगे जब ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर अब लिख लेते हैं पहले 31 दिसंबर 2018 में टू मशीन। तो पहला डिप्रिसिएशन आया हम लोग का 75,000, और हर एक एक्सपेंसेस हम लोग का पीएल में क्लोज होता है, तो पीएल में डेबिट होता है। ठीक है, पीएल डेबिट मतलब एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएगा। एक्सपेंसेस नॉर्मली डेबिट होता है, एक्सपेंसेस डेबिट टू रेस्पेक्टिव रीजन, मशीन का वैल्यू कम हुआ। अब जब पीएल में डेबिट होगा तो पीएल डेबिट टू डेप्रिसिएशन, तभी तो तुम लोग पीएल में टू डेप्रिसिएशन लिखते हो, तो यहाँ पर लिखोगे बाई पीएल अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख सकते हो पूरा लैंग्वेज में। ठीक है, ये 75,000 हो गया। अच्छा, फिर हम लोग ये देखो कुछ ब्रॉड डाउन नहीं हो रहा है। ठीक है, ये कोई बैलेंस नहीं है, हमेशा बैलेंस ब्रॉड डाउन होता है, तो कहीं इसको मतलब ब्रॉड डाउन मत कर दो। मशीन है, ये पीएल है, ये कोई बैलेंस नहीं है कि ब्रॉड डाउन होगा। ठीक है, अच्छा, फिर 31 दिसंबर 2019 में फिर से टू मशीन, 1.5 लाख। यहाँ पर आया ना 1.5 लाख, वही वाला लिखा मैंने और कुछ नहीं, बाई पीएल 1.5 लाख।
डेट देना लेकिन जरूरी है। अगर हम करवाते करवाते कभी भूल भी जाते हैं ना, तो उसको इग्नोर कर देना, ठीक है। जैसे कभी लिखते लिखते हो जाता है कि मेरे से गलती हो गया, लेकिन तुम लोग मत गलती करो। हम बार बार बोल रहे हैं डेप्रिसिएशन में डेट लिखना जरूरी है, क्योंकि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ही होता है डेट के ऊपर डिपेंड करके। तो कभी भी बिना डेट के डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग नहीं करना है हमें। हाँ, अगर क्वेश्चन में डेट नहीं दिया है तो बात अलग है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट इलास्ट्रेशन 2, सेम क्वेश्चन ही दिया हुआ है। जो क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को हमें डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से करना है। अभी अभी जो क्वेश्चन किया ना, ये देखो, जैन ब्रदर्स मशीन खरीदा था 1 जुलाई को, सेम चीज हमें करना है, लेकिन WDV मेथड से करना है, ठीक है। तो तुम लोग कर सकते हो अपने हिसाब से। मैंने तो एक बार बताया कैसे होता है WDV मेथड, हम भी बना के दिखा रहे कैसे होगा। तो मशीनरी अकाउंट और डिप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा, एग्जाम में लेकिन पूरा डिप्रिसिएशन लिखना है। वहां एक ही क्वेश्चन देगा तो सब चीज ठीक से लिखना है, ऐसा शॉर्टकट कुछ यूज नहीं करना है, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट लिखते हैं। अच्छा, यहाँ डिप्रिसिएशन अकाउंट बोला था? नहीं बोला, सिर्फ मशीन अकाउंट दिखाओ, क्योंकि डिप्रिसिएशन अकाउंट, अच्छा ठीक है, मैंने बना लिया तो हम दिखा देंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पर लिखते हैं, पहले परचेज हुआ तो सेम डेट है तो डायरेक्टली लिख देते हैं, ठीक है, और ज्यादा नहीं पढ़ रहे, सेम क्वेश्चन है। टू बैंक बोल के यहाँ पर परचेज 14 लाख, सेम डेट पे टू बैंक बोल के इंस्टॉलेशन 1 लाख, और 31 दिसंबर 18 में डेप्रिसिएशन लगेगा। अच्छा, यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो लगेगा, और ये जो डेप्रिसिएशन वैल्यू था, ये बराबर ही होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो और कुछ चेंजेस नहीं होता है ना। फर्स्ट ईयर में SLM से करो जितना होगा, WDV से करो उतना ही होगा, क्योंकि जब तक 1 साल नहीं क्रॉस करेगा तब तक WDV और SLM में तो कोई फर्क दिखेगा नहीं। तो यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे? 75,000 ही लिखेंगे। कैसे कैलकुलेट होगा? 15 लाख इंटू 10% इंटू 6/12, ठीक है। तो यहाँ पर बचा हुआ वैल्यू उतना ही आ जाएगा जितना थोड़ी देर पहले हम लोगों ने वहां पर कैलकुलेट करके देखा, 14,25,000। तो टोटल हो गया 15 लाख। ये ब्रॉट डाउन हो जाएगा 1119 में टू बैलेंस BD 14,25,000, ठीक है। अब बताना ये है कि यहाँ पर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा नेक्स्ट ईयर में। डेप्रिसिएशन क्या 1.5 लाख लग जाएगा पिछले वाले की तरह, या फिर कुछ और होगा? अगर कुछ और होगा तो कितना अमाउंट होगा? 142500। 142500, करेक्ट। अब डिप्रिसिएशन किस पे लगेगा? बचे हुए वैल्यू पे। बचा हुआ वैल्यू कौन सा? ये वाला, ठीक है। तो 14,25,000 पे लगेगा 10%, और वो भी 1 साल के लिए। 1 साल के लिए मतलब 12/12 लिखो या ना लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका 10% करने से 142500, ठीक है, 1,42,500। अब इसका बैलेंस करेंगे तो अमाउंट कुछ और आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू अलग है, तो पिछले बार की तरह तो नहीं आएगा, कुछ और आएगा। माइनस करके देखो कितना आता है। 1282,500। 1282,500, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना सकते हैं। 31 दिसंबर 2018 में डेप्रिसिएशन, पहले टू फिक्स्ड एसेट बोल के लिखेंगे, तो 75,000। और ये सब हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ठीक है। फिक्स्ड एसेट नहीं, मशीन लिखना पड़ेगा। फिक्स्ड एसेट का जब नाम दिया हुआ है मशीन ना, तो मशीन लिखेंगे, अपने मन से फिक्स्ड एसेट नहीं लिखना चाहिए। और 31 दिसंबर 18 बाई PL 75,000 क्लोज। 31 दिसंबर 19 टू मशीन 1,42,500, और यहाँ पर 31 दिसंबर 19 बाई PL 1,42,500, ठीक है। ये हो गया। वैसे डेप्रिसिएशन अकाउंट बोला नहीं था, चलो कोई बात नहीं, बन गया हम लोगों का। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, यहाँ पर देखो एक मेथड दिख रहा होगा, क्वेश्चन हम पढ़ के बताते हैं। सो मशीनरी अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट इन देयर बुक्स फॉर 2019, एक ही साल का बनाने बोला है, बाय यूजिंग सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, जिसके बारे में मैंने तुम लोग को कुछ नहीं बताया, अभी बताएंगे, ठीक है।
तो सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड कैसा होता है, ये WDB मेथड का ही एक एक्सटेंशन पार्ट है। हम यहाँ पर लिखते हैं, देखो, सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स मेथड। ये कैसा मेथड है, ये वेरिएशन है, ठीक है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जो है इसका वेरिएशन है और कुछ नहीं, ठीक है। अब इसमें हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनुअल डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होगा उसमें हमारा फॉर्मूला कैसे लगेगा, देखो हम एक बार फॉर्मूला लिख के फिर समझा देंगे क्वेश्चन के साथ। तो इसमें डेप्रिसिएशन कुछ इस तरह से लगेगा, डेप्रिसिएशन पर एनम इक्वल टू हो जाएगा ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप, ठीक है। फिर इनटू करना पड़ेगा इस वैल्यू को, देखो ओरिजिनल कॉस्ट से स्क्रैप माइनस करने से क्या आता है, ओरिजिनल कॉस्ट से स्क्रैप माइनस करने से क्या आता है ये तुम लोगों को बताना चाहिए, मतलब तुम लोग बता सकते हो, इसी लॉजिक से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ओरिजिनल कॉस्ट से अगर स्क्रैप माइनस कर देते हैं, जैसे कि 1 लाख से 10,000 माइनस कर देते हैं तो आता है 90,000, मतलब कितना वैल्यू का डिप्रिशिएशन हुआ टोटल, ठीक है। तो टोटल डिप्रिशिएबल वैल्यू आएगा जब हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट से स्क्रैप को माइनस कर देते हैं। देखो सिर्फ फॉर्मूले में मत जाओ, फॉर्मूले को समझो। तो यहां से आ गया हम लोग का टोटल डेप्रिसिएशन वैल्यू, लेकिन हम लोग को निकालना है हर एक साल का कितना है, तो कैसे निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला में बोल रहा है हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे क्या हो जाएगा, टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट इन ईयर, ठीक है। ये काफी लंबा है लैंग्वेज, ठीक है, हम समझा देंगे, शॉर्टकट में समझा देंगे, एक बार लिख लेते हैं। फिर द नंबर ऑफ ईयर्स इंक्लूडिंग प्रेजेंट ऑफ रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट, ठीक है, लाइफ ऑफ एसेट। थोड़ा सा जगह शॉर्ट हो गया, यहाँ पर मैंने लिखा है द नंबर ऑफ ईयर्स, ये थोड़ा इधर हटा के लिखने से हो जाता, द नंबर ऑफ ईयर्स इंक्लूडिंग प्रेजेंट ऑफ रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट, ऑफ रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट, ये लिखा है मैंने। लेकिन ये लग रहा होगा तुम लोग को कि काफी टफ है, नहीं ऐसा बात नहीं है, समझ में आ जाएगा। हम एक बार क्वेश्चन लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्या बोला है, बोल रहा है कि मेसर्स आकाश एंड कंपनी परचेज्ड ए मशीन फॉर 10 लाख, इन्होंने 10 लाख रुपीस का एक मशीन खरीदा है, ठीक है। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एंड स्क्रैप वैल्यू वेयर 10 इयर्स, बोल रहा है कि एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो है वो 10 इयर्स है और स्क्रैप वैल्यू जो है वो 1,20,000 है। मशीन वाज पुट टू यूज ऑन 1114 से ये यूज करना स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग के पास जो डेट है वो कौन सा वाला है, पुट टू यूज वाला है। हम लोग के पास परचेज डेट नहीं है कि कब परचेज हुआ, ठीक है। रेडी टू यूज वाला डेट भी नहीं है, रेडी टू यूज मतलब हमारे पास यूज करने के लिए अवेलेबल होना चाहिए तब रेडी टू यूज, और पुट टू यूज मतलब यूज करना स्टार्ट कर दिया। हम लोग के पास एक ही डेट है, पुट टू यूज वाला है, तो इसी डेट के हिसाब से ही हम लोग डिप्रिशिएशन लगाएंगे, क्योंकि जब बाकी डेट अवेलेबल है ही नहीं तो उसका यूज करे कैसे। अब हमें बोल रहा है मशीनरी अकाउंट दिखाओ और डिप्रिशिएशन अकाउंट दिखाओ, लेकिन 2019 का दिखाओ, ठीक है। बात को समझो, एसेट को खरीदा गया है कब वो हमारे पास नहीं पता, लेकिन बोल रहा है कि यूज करना स्टार्ट हुआ है 1114 से, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन हमें बोल रहा है कुछ इस तरह से, हम यहाँ पर लिखते हैं इलस्ट्रेशन 3, यहाँ पर हम थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाएंगे। मेसर्स आकाश कंपनी परचेज्ड ए मशीन फॉर 10 लाख और ये 1114 से पुट टू यूज है, एसेट का पुट टू यूज किया गया है और वैल्यू जो है वो है 14 लाख, सॉरी 10 लाख, 10 लाख का है, ठीक है। और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है, ये माना जा रहा है कि एसेट को कितना साल यूज किया जाएगा, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ माना गया है कि 10 साल यूज किया जाएगा, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। अच्छा, और यहाँ पर स्क्रैप 10 साल बाद स्क्रैप वैल्यू जो है, मतलब इनको लग रहा है 10 साल यूज करने के बाद एसेट का जो वैल्यू बचेगा उसको अगर हम लोग मॉनिटरी फॉर्म में बोले तो वो 1,20,000 होगा, ये इनका एस्टिमेशन है।
अब बोल रहा है यूज इतने तारीख से स्टार्ट किया, हमें बोल रहा है डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के दिखाओ और मशीनरी अकाउंट बना के दिखाओ सिर्फ 2019 का, ठीक है, 2019 का हमें बना के दिखाना है। पहला बात है कि इनका अकाउंटिंग ईयर कैसे चलता है इसके बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन क्योंकि हमारा जैन का डेट दे रखा है तो हम लोग जैन टू मार्च जैन टू दिसंबर मानेंगे। तो यहां से मान लो यहां तक हो गया 1 साल, ठीक है, ये 1 साल, इसका मतलब ये हो गया 31 दिसंबर 2014। उसके बाद आ जाएगा 31 दिसंबर 2015, उसके बाद हो गया होगा 31 दिसंबर 2016, उसके बाद 31 दिसंबर 2017, ये 16 है, फिर 18 और फिर ऐसे 19, 31 दिसंबर 18 और 31 दिसंबर 19 हमें यहाँ का अकाउंट बनाने के लिए बोला है, ठीक है, बात समझो, हमें यहाँ का अकाउंट बनाने के लिए बोला है, लेकिन ये पूरा मशीन का इनका एस्टिमेशन है 10 साल चलेगा। तो अभी कितना साल चल चुका है, 1 2 3 4 5 6, 6th ईयर, ठीक है, 6th ईयर का हमें अकाउंट बना के दिखाने के लिए बोला है। वैसे एसेट 10 साल चलेगा, ये क्वेश्चन हमें बता रखा है, और 10 साल का मतलब कब जाके एंड होगा, 31 दिसंबर, ये अगर 6th है, 20 में 7th हो जाएगा, 21 में 8th, 22 में 9th और 23 में, मतलब 2023 में ये 10th ईयर कंप्लीट कर लेगा। ये डॉट डॉट कर दिया मैंने, क्योंकि इसके आगे का हमें कैलकुलेशन करने नहीं बोला है, हम लोग को बोल रहा है कि 31 दिसंबर 19 का अकाउंट बना के दिखाओ कि मशीन का वैल्यू वगैरह क्या है, मशीनरी अकाउंट बना के दिखाओ, ठीक है। अब बात ये है, हम लोग को तो 1114 नहीं बोला है कि हम लोग बोलेंगे इस दिन से यूज करें, तो ये यूज हो चुका है, तो इसका वैल्यू भी 10 लाख से जरूर कम हो गया होगा। क्यों? क्योंकि 1 साल यूज हुआ, फिर 1 साल, फिर 1 साल, फिर 1 साल, फिर 1 साल, इस तरह से यूज हुआ है। हमें बोल रहे हैं यहाँ का अकाउंट बना के दिखाओ, तो हमें पहले ये पता करना पड़ेगा, जब ये 31 दिसंबर 2019 ईयर स्टार्ट हुआ था, मतलब 1 जैन 18 से लेके हमें 31 दिसंबर 19 तक का इस मशीन का वैल्यू बताना है। तो पहले तो ये पता करना पड़ेगा, जब 1 दिसंबर 19 था, तब एसेट का वैल्यू कितना था, वैल्यू ऑफ एसेट, ये पहले पता करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे इस साल का, फिर हम लोग बोलेंगे कि दिसंबर का एसेट का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को इतने दिन तक का डेप्रिसिएशन दिखाना पड़ेगा कि ये जो यूज हुआ है कितना। अब हमें जो डेप्रिसिएशन का मेथड है वो बोला है हमें लगाना है सम ऑफ इयर्स डिजिट मेथड में, ऐसा हमें क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर कितना डेप्रिसिएशन हुआ है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो कैसे करके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पर लिख के दिखा रहे हैं, डेप्रिसिएशन फॉर 31 दिसंबर 2014 यानी फर्स्ट ईयर पे कितना डेप्रिसिएशन होगा। तो फॉर्मूला क्या बोला है, ओरिजिनल कॉस्ट दैट इज 10 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू दैट इज 1,20,000, ठीक है। ये देखो इनटू करना है, नीचे क्या लिखा है पहले पढ़ते हैं, टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट। लाइफ ऑफ द एसेट कितना है, 10 इयर्स, ठीक है। इसमें 10 इयर्स में जितने भी डिजिट है, 10 इयर्स में जितने भी डिजिट है, अब ऐसा मत बोलो एक 1 है एक 0 है, टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट। तो टोटल लाइफ ऑफ द एसेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि इन ईयर में लेना है, तो जितने भी डिजिट है उसका हमें क्या करना है, टोटल यानी सम करना है। मतलब क्या करेंगे, हमें सम ऑफ ईयर डिजिट्स में ना ऑपोज मतलब बैक साइड से लिखना चाहिए, जैसे कि 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इसका लॉजिक क्या है, जब एसेट खरीदा था तब हम लोगों ने सोचा एसेट मेरा 10 साल चलेगा, जैसे ही 1 साल खत्म हो गया फिर बोलेंगे एसेट 9 साल चलेगा, जैसे ही 1 साल चला गया फिर बोलेंगे 8 साल चलेगा, फिर बोलेंगे 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। इस तरह से हमें करना है टोटल, नाम क्या है इसीलिए सम ऑफ इयर्स डिजिट, तो सम कर रहे हैं ईयर्स पे जितने भी डिजिट है उसका, नीचे ये रहेगा, ठीक है। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जैसे हम लोग 10 से डिवाइड कर रहे थे एसएलएम मेथड में, उसकी जगह ऐसे होगा। और ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, ऊपर लिखना पड़ेगा द नंबर ऑफ इयर्स इंक्लूडिंग प्रेजेंट ऑफ रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट। तो जब यहां पर है हम लोग, तो लाइफ ऑफ द एसेट हम लोग का कितना बच रहा है, फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगने के बाद 9 साल बचेगा लाइफ ऑफ एसेट, लेकिन हमें क्या लेना है, इंक्लूडिंग प्रेजेंट ईयर, मतलब यहाँ पर 10 लेना पड़ेगा, ठीक है। एक दो करेंगे तो समझ में आ जाएगा और भी अच्छे से, देखो तो यहाँ पर 10 लाख
10 लाख माइनस 1,20,000, तो 8,80,000 इंटू 10 बाई, और ये ऐड करने से होता है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, मतलब 55। ठीक है, अगर हम लोग इसको डिवाइड करते 880 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 55, तो ये आंसर आएगा 1,60,000। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर हम लोगों ने डेप्रिसिएशन निकाल लिया सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड से, तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लग जाता है 1,60,000। ठीक है, इस तरह से हम लोग सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर का निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर लिखते हैं डेप्रिसिएशन फॉर, ये इतने डिटेल्स में नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जस्ट समझाने के लिए हम फॉर्मूला लिख के डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए हम ये डेप्रिसिएशन अलग अलग निकाल के दिखा रहे हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन फॉर 31 दिसंबर 2015। ठीक है, ये सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन कैसे होगा, तो अगेन वही फॉर्मूला देखो, यही वाला ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप, मतलब जो करने से मेरा 8,80,000 आ जाएगा, इनटू ये नीचे 55 भी रहेगा, क्योंकि इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा। चेंजेस कौन सा होगा, ऊपर, क्यों, ऊपर में क्या निकालना पड़ता है, द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट, एसेट का लाइफ जितना दिन बचा हुआ है वो ऊपर लिखना पड़ेगा, इंक्लूडिंग प्रेजेंट ईयर। तो हम लोग सेकेंड ईयर में जब कर रहे हैं, तो सेकेंड ईयर में हमारे दिमाग में आ रहा है जैसे सेकेंड ईयर खत्म हो जाएगा 8 साल बचेगा, लेकिन इंक्लूडिंग प्रेजेंट ईयर है तो 9 बाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8,80,000 डिवाइडेड बाई 55 इंटू 9, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1,44,000। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट करेंगे डेप्रिसिएशन फॉर 31 दिसंबर 2016 थर्ड ईयर का, तो अगेन वैसे ही होगा, इंटू 8/55, तो ये था 1,44,000। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा, 8 इंटू 8/55, तो ये हो गया 1,28,000। ठीक है, ये 1,28,000 हो जाएगा। फिर डेप्रिसिएशन फॉर 31 दिसंबर 17 फोर्थ ईयर, फिर डेप्रिसिएशन फॉर 31 दिसंबर 18 फिफ्थ ईयर, इंटू ये हो जाएगा 7/55, इंटू ये हो जाएगा 6/55। 8,80,000 डिवाइडेड बाय, हम पहले 55 कर लेते हैं, 16,000 इंटू 7, दोनों का एक ही साथ कैलकुलेट हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 7 कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली 16,000 ही हमें मिल जाएगा, 96,000। ठीक है, तो 1,12,000 हम लिख लेते हैं, 1,12,000, और यहाँ पहले 1,28,000, 1,12,000, और यहाँ पर आ जाएगा 96,000। ठीक है, 96,000, मतलब इतना डेप्रिसिएशन हो चुका है। अब ये पूरा क्यों हमें चाहिए, ताकि हमें ये पता हो कि 31 दिसंबर 18 तक डेप्रिसिएशन लगने के बाद एसेट का वैल्यू क्या था। ठीक है, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम लोग को कब का अकाउंटिंग बना के दिखाना है, हम लोग का अकाउंटिंग बना के दिखाना है 2019 का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे WDV वैल्यू ऑन 31 दिसंबर 18 कितना हो जाएगा, एसेट कितने का है, एसेट है 8,80,000 का, सॉरी एसेट 8,80,000 का नहीं है, ये तो स्क्रैप लेस करने के बाद है, एसेट है 10 लाख का। ठीक है, 10 लाख के एसेट में हमें लेस करना पड़ेगा ये सारे डेप्रिसिएशन का टोटल, तो टोटल कर लेते हैं, क्योंकि इतना डेप्रिसिएशन लगा है तो इतना वैल्यू कम होगा, लॉजिकल बात है। 1,28,000 प्लस 1,12,000 प्लस 96,000, तो ये टोटल बन रहा है 4,80,000। ठीक है, तो यहां से 4,80,000 अगर हम लोग लेस कर देंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 5,20,000। ठीक है, यहाँ पर एक मिनट, ये हम लोग का कितना आ गया, अच्छा ये गलत आ गया लग रहा है कुछ वैल्यू मेरा,
एक मिनट, देन द नंबर ऑफ ईयर्स इंक्लूडिंग प्रेजेंट ऑफ द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट, नहीं ठीक तो हुआ है, ये है 55। अच्छा यहाँ पर हम लोगों का 1,44,000 प्लस 1,28,000 प्लस 1,12,000 प्लस 96,000, 4,80,000। तो 31 दिसंबर 15, 16, 17, 18 मेरा कोई स्किप हो गया क्या? अच्छा ये ऐड नहीं किया ना मैंने 1,60,000, ये देखो ये भी तो था, ये भी तो है 1,60,000, ये ऐड नहीं किया, ऐड कर लेते हैं। हाँ अब ठीक है, 6,40,000 मैंने वो ऊपर का डेटा जो है ना वो नहीं लिया, मतलब फर्स्ट ईयर वाला डिप्रिसिएशन वो थोड़ा सा आगे चला गया ना, ये देखो हम समझा देते, देखो ये लिखा था ना मैंने डिप्रिसिएशन, वो काउंट नहीं किया, इसलिए 6,40,000 नहीं आ रहा था, कम आ रहा था, ठीक है। अच्छा अब हम लोग यहाँ पर 6,40,000 को लेस करेंगे, माइनस 10 लाख, तो ये हो गया 3,60,000, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया कि 3,60,000 का बचा हुआ है। अब मेरा पॉइंट ये है, क्या हमें इतने सारे बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके तभी ये हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे? ऐसा बात है नहीं, ऐसा बात नहीं है, हम एक शॉर्टकट बता रहे हैं जिससे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां तक का डेप्रिसिएशन डायरेक्ट निकाल लेंगे, 14 से लेके 18 तक का जो मैंने स्टेप वाइज दिखाया ताकि तुम लोग के पास क्लैरिटी हो कि कैसे हो रहा है, उसी चीज को हम एक ही बार फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। हम लोगों ने 14 से लेके 18 तक का डेप्रिसिएशन निकाला, तब तो पता चलेगा कि 18 के शुरुआत में, मतलब सॉरी 19 के शुरुआत में कितने का एसेट का वैल्यू था। अब इसका ऑल्टरनेट देखो, ठीक है, ऑल्टरनेट तरीका देखो, ऑल्टरनेट शॉर्टकट, ठीक है। तो कैसे होगा, तो हम लोग निकालेंगे टोटल ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम 2014 से लेके 18, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 10 लाख जो हम लोग का ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट था माइनस कर देंगे स्क्रैप वैल्यू जो कि 1,20,000 था, इनटू यहाँ पर कितना लिखेंगे, यहाँ पर वही 55 ही होगा, ठीक है, बाकी सब चीजें एज इट इज होगा फॉर्मूले के हिसाब से, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, और ऊपर हमें ऐसा कुछ वैल्यू लिखना है ताकि डायरेक्टली हम लोग का 6,40,000 निकल के आए, ठीक है, 6,40,000। तो ऊपर क्या लिखे ताकि 6,40,000 निकल के आए, तो ऊपर हम लोग क्या करेंगे, जितने साल डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं, मतलब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, जैसे कि ये था ना 10, फिर लिखा 9, 8, 7, 6, इसी चीज को हम लोग देखो हम लोगों ने क्या किया, लॉजिकली देखो हम लोगों ने ये सारे डेप्रिसिएशन को ऐड किया, तो बेसिकली दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, है ना। अगर ये चीज को एक बार इग्नोर करो, जो आंसर आया, तो प्रोसेस देखो इस तरह से कैलकुलेट होके ये आया, तो 8,80,000 कॉमन चला जाएगा, 55 कॉमन चला जाएगा, तो बचा क्या, 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6, है ना। तो हम लोग एक बार में ये फॉर्मूले में ट्रांसफर कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6, ठीक है, यहां तक हम लोगों ने ऐसे कर दिया। एक ही बात है भाई, एक ही बात है, देखो हम लोगों ने क्या किया, सारे डेप्रिसिएशन को तो ऐड ही किया है ना, तो ये प्रोसेस प्लस ये प्रोसेस प्लस ये प्रोसेस प्लस ये प्रोसेस प्लस ये प्रोसेस, अब जब ये सब ऐड हो रहा है लगातार, तो 8,80,000 डिवाइडेड बाय 55 कॉमन चला जा रहा है, तो बाकी बचा क्या, 10, 9, 8, 7, 6, तो ऐड कर दिया। अब कैसे याद कैसे रखोगे, क्योंकि हमें फॉर्मूला तो बता रहा ही है कि हमें अगर डेप्रिसिएशन जहां तक का कैलकुलेट करना है वहां तक का रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट लेना है, तो हम लोगों ने पहले साल लिया तो 10, 9, 8, 7, 6, तो इतना लेना पड़ेगा हमें, ठीक है, जैसे हम लोगों ने वहां पर किया। अगर इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये तो 8,80,000 आ रहा है, पहले भी आया था, और यहां पर हो जाएगा 10 प्लस 9 8 7 6, तो ये हो गया 40। अब डिवाइड कर लो, 16,000 आया था, ठीक है, 16,000 आ रहा था, ये दोनों को डिवाइड करने से तो देखो डायरेक्टली 6,40,000 आ गया। तो एग्जाम में यही करना है, वो बार बार थोड़ी ना करना है, लेकिन लॉजिकली समझाने के लिए मैंने इसको इस तरह से करके दिखाया, ठीक है। अब हम लोग मशीनरी अकाउंट बना ले, यहाँ पर हो जाएगा मशीनरी अकाउंट जो हमें क्वेश्चन में करने के लिए बोला है, सिर्फ 2019 का मशीनरी अकाउंट, तो 2019 का बनाने बोला है, तो हम लोग को 1119 में एसेट का वैल्यू पता होना चाहिए, तो 1119 मतलब इस डेट में एसेट का वैल्यू कितना है, 3,60,000,
ठीक है। 3,60,000 इतना डेप्रिसिएशन लगा है तो बचा हुआ वैल्यू 3,60,000, तो उसको क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, ठीक है। और यहाँ पर लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1, ये वाला, ठीक है। ये वर्किंग नोट कर लो या फिर ये कर लो, लेकिन एग्जाम में प्रेफरेबल यही होगा, टाइम बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3,60,000। अब यहाँ पर 31 दिसंबर 19 में फिर से चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन। अब हमें डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, तो कैसे करके डेप्रिसिएशन निकालेंगे, यहाँ पर ये लिख लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, यहाँ पर एसेट वैल्यू ऑन 31 दिसंबर 18, 10 लाख माइनस 6,40,000, ठीक है। ये माइनस करने से 3,60,000 आएगा। अच्छा, अब हम लोग वर्किंग नोट 2 यहाँ पर बना लेते हैं, जहां पर हम लोग निकालेंगे डेप्रिसिएशन। कैसे निकालेंगे, सेम तरीके से 8,80,000 इनटू यहाँ पर 55 हो जाएगा। ऊपर कितना लिखना पड़ेगा, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, ये कौन सा ईयर है, 10, 9, 8, 7, 6 हो गया, 5 डिवाइडेड बाय 5 होगा, ठीक है। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इंक्लूडिंग द प्रेजेंट ईयर, 5th ईयर का हम लोग निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर आएगा, ये 5 से इसे कैंसिल, ये 16,000 आ रहा है, 16 इंटू 5 80,000 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 2 कर लो, या फिर यहाँ पर भी करके दिखा सकते थे डायरेक्टली, ये हो गया हम लोग का 80,000। अब एसेट का हम लोग रिमेनिंग वैल्यू निकालेंगे, तो बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। $3,60,000 माइनस ये हो गया 2,80,000, 2,80,000 हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ एक ही साल का हमें निकालने के लिए बोला था, ये कंप्लीट हो गया। अगर चाहो तो इसको ब्रॉट डाउन करके दिखा सकते हो 1120 में, टू बैलेंस बीडी, अगर चाहो तो इसे ब्रॉट डाउन करके दिखा सकते हैं हम लोग 2,80,000। अब हमें बोला है डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ, तो बना लेते हैं, वो भी 19 का ही बोला है। तो 31 दिसंबर 19 टू मशीन 80,000 बाई पीएल 80,000, क्लोज हो गया, ठीक है। ये हो गया हम लोग का सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड से, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो और एक वेरिएशन आता है, यहाँ पर देखो बोला है डिटरमाइन एनुअल डिप्रिसिएशन अंडर मशीन आवर रेट मेथड। अब ये क्या होता है, ये भी काफी आसान है, ये भी हम लोगों का WDV का ही एक वेरिएशन है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं मशीन आवर मेथड, ठीक है। मतलब मशीन कितना घंटा चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करके डेप्रिसिएशन लगाने को ही हम लोग बोलेंगे मशीन आवर रेट मेथड। तो ये भी आसानी से कैलकुलेट होगा। लॉजिकली देखो क्या बोल रहा है, मशीन को परचेस किया गया है 30 लाख से, जिसका एस्टिमेटेड टोटल वर्किंग ऑफ 24 आवर्स, मतलब जैसे हम लोग एसेट का वैल्यू ईयर में बता रहे हैं ना, वैसे यहाँ मशीन का वैल्यू बता रहा है कि मतलब एस्टिमेटेड लाइफ बता रहा है कि ये 24,000 घंटा चलेगा। The scrap value is expected to 2 lakh and anticipated pattern of distribution of effective hour is as follows। मतलब anticipated मतलब फ्यूचर में सोचा जा रहा है, ठीक है। मतलब ये assumption लगाया जा रहा है कि ये मशीन में जो जितने टाइम काम होंगे टोटल 24,000 घंटा काम होगा, और इस टाइम को कैसे यूटिलाइज किया जाएगा, पहले 3 साल 1 से लेके 3, मतलब 3 साल एक एक पर ईयर 3,000 घंटा करके मशीन चलाया जाएगा। फिर नेक्स्ट 4 से 6 साल 2,600 घंटा पर ईयर करके मशीन चलाया जाएगा। फिर 7 से 10 साल 1,800 घंटा पर ईयर करके मशीन चलाया जाएगा। हमें बोल रहा है कि एनुअल डेप्रिसिएशन बताओ कितना होगा, मतलब हर साल का डेप्रिसिएशन बताओ, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, पहला बात है कि हर साल डेप्रिसिएशन अलग अलग होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग पहले साल मशीन 3,000 घंटा करके चलाएंगे, एक साल में 3,000 घंटा, उसके बाद 2,600 घंटा, उसके बाद 1,800 घंटा करके चलाएंगे। मतलब ये जो पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर डिपेंड करके डेप्रिसिएशन भी चेंज होगा। जैसे डेप्रिसिएशन धीरे धीरे कम होते जाएगा, क्योंकि जितना एसेट कम यूज होगा डेप्रिसिएशन भी उतना ही कम होते जाएगा। तो इसमें कैसे डेप्रिसिएशन निकलेगा, तो लॉजिकली देखो क्या होता है, फिर हम फॉर्मूला बताएंगे। यहाँ पर लिखते हैं ईयर, यहाँ पर लिखते हैं एनुअल डेप्रिसिएशन। तो पहले 1 से लेके 3, फिर बोल रहा है 4 से 6, फिर 7 से
10, ऐसा क्वेश्चन हमें बता दिया है। अच्छा, अब एसेट का वैल्यू देखो कितना है 30 लाख और स्क्रैप वैल्यू कितना है 2 लाख। तो अगर हम लोग स्क्रैप वैल्यू ओरिजिनल कॉस्ट जो है 30 लाख, उससे अगर हम लोग स्क्रैप माइनस करते हैं तो हमें ये पता है कि हमें ये पता चल जाएगा कि एसेट टोटल कितना जो है यूज हुआ है। ठीक है, कितना यूज हुआ है। अब ये माइनस करने से कितने टाइम पीरियड का यूज बता रहा है। मेरे कहने का मतलब है जब खरीदे तब एसेट का वैल्यू तो 30 लाख और 24,000 घंटे यूज करने के बाद उसका वैल्यू 2 लाख होगा। तो 30 लाख से जब हम लोग 2 लाख माइनस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो 20 लाख आता है, 28 लाख आता है। ये देखो 30 लाख से जब हम लोग 2 लाख माइनस कर रहे हैं तो हम लोग के पास वैल्यू निकल के आता है 28 लाख। ये क्या निकल के आ गया कि 28 लाख रुपीस का हम लोगों ने एसेट यूज कर लिया, लेकिन ये कितने दिन में यूज किया तो ये टाइम में बताया गया है 24,000 घंटे में, क्योंकि एस्टिमेटेड टोटल वर्किंग आवर 24,000 घंटा है और स्क्रैप वैल्यू जो बनेगा वो 2 लाख बन जाएगा यूज करने के बाद, 24,000 घंटा यूज करने के बाद। तो ये डेप्रिशिएबल वैल्यू है 24,000 घंटा यूज करने के बाद, तो डिवाइडेड बाय 24,000 घंटा। ठीक है, तो डिवाइड को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 24,000 घंटा। तो यहां से अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं 24,000 घंटा तो हमें ये पता चल जाएगा कि हर एक घंटे में जो मशीन यूज हो रहा है उसमें कितने रुपए का खर्चा हो रहा है, 116 पॉइंट समथिंग। ठीक है, इतना खर्चा हो रहा है। अब अगर इसमें हम लोग इनटू कर देंगे कि कितना हर साल 3,000 घंटा करके मशीन चलेगा, तो अगर 3,000 घंटा मशीन चला, इसमें अगर इनटू कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि फर्स्ट ईयर का जो पैटर्न है उसके हिसाब से कितना डिप्रिशिएशन लगेगा। देखो कितना लॉजिकल है। जब हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट से स्क्रैप को माइनस करेंगे, ये स्क्रैप कब होगा 24,000 घंटा यूज होने के बाद। क्यों? क्योंकि यही हम लोग का एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है। ये देखो पूरा स्ट्रेट लाइन की तरह ही हुआ। तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, जो कि आवर में बता रखा था। तो 28 लाख का एसेट यूज हो जाएगा 24,000 घंटे यूज होने के बाद। तो डिवाइड करने से 1 घंटा यूज करने का वैल्यू निकल के आएगा, जो कुछ आया था 116.66 इतना। तो अगर पहले साल 3,000 घंटा यूज होगा तो इंटू 3,000 करने से हमें पता चल जाएगा कि पहले साल डिप्रिशिएशन कितना होगा। तो ये ₹3,50,000। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर भी 24,000 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी 24,000 से डिवाइड करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हर साल एसेट का यूज पैटर्न चेंज हो रहा है। 2,600 और 1,800 से हो जाएगा। तो पहला 2,600 और ये 1,800। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने से हमें पता चल जाएगा, क्योंकि 4 से लेके 6 साल तक, मतलब नेक्स्ट 3 ईयर तक 2,600 पर ईयर के हिसाब से एसेट का यूज होगा। 2,600 घंटा पर एनम, मतलब एक घंटे में एक साल में 2,600, सॉरी एक साल में 2,600 घंटा यूज होगा। तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, देखो हम डिवाइडेड बाय 3,000 कर ले रहे हैं, फिर वही वाला वैल्यू आ गया इंटू 2,600। ये वैल्यू आ रहा है 303,333। फिर डिवाइडेड बाय 2,600 इंटू 1,800, 2,10,000। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आ गया कि हर एक साल, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों ईयर में 3,000 पर ईयर करके एसेट का यूज होगा। तो तीनों साल ही डेप्रिशिएशन लगेगा 3.5 लाख, 3.5 लाख, 3.5 लाख। फिर नेक्स्ट 4th 5th एंड 6th ईयर में लगेगा इतना करके, 7th 8th एंड 10th में लगेगा इतना करके। ठीक है, तो ये सब के लिए ना हम बोलेंगे नहीं कि फॉर्मूला याद रखो, लॉजिकली समझो कि टोटल डेप्रिशिएशन कितना हुआ, कितने टाइम पीरियड में हुआ, इनटू करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना हो रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग का इलस्ट्रेशन 4। ठीक है, ऐसे ही सेम क्वेश्चन हम लोग का देखो इलस्ट्रेशन 5 में है। इसमें हमें क्या बोला है, प्रोडक्शन यूनिट मेथड यूज करना है। अब ये कैसे होगा, देखो ये भी सेम तरीके से होगा, इसीलिए हम अभी बता रहे हैं ताकि याद रहे, रिलेटेड है। प्रोडक्शन यूनिट मेथड। ठीक है, इसमें हम लोग कैसे डेप्रिशिएशन निकालेंगे, यहाँ पर बोला है देखो मशीन परचेस किया गया है 20 लाख से, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 10 साल और रेसिडुअल वैल्यू है 2 लाख। मशीन का एक्सपेक्टेड जो प्रोडक्शन है
1.5 लाख यूनिट। अब ये देखो 10 साल चलेगा और 10 साल में प्रोडक्शन देगा 1.5 लाख यूनिट, मतलब क्वांटिटी में प्रोडक्शन बता रहा है। एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन, तो बोल रहा है कि प्रोडक्शन पैटर्न कैसा रहेगा। पहले 3 साल 20,000 पर यूनिट करके प्रोडक्शन होगा, फिर नेक्स्ट 15,000 पर यूनिट करके, फिर उसके बाद 10,000 पर यूनिट करके। ठीक है, मतलब एसेट जैसे जैसे पुराना होते जा रहा है, इसका प्रोडक्शन का कैपेसिटी दिख रहा है कि कम होते जा रहा है। ठीक है, हम लोग को बोल रहा है डिटरमाइन करना है डेप्रीशिएशन। सेम प्रोसेस से करेंगे, तो डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना है प्रोडक्शन यूनिट मेथड से। तो कैसे होगा, यहाँ पर लिखते हैं ईयर डेप्रीशिएशन पर एनम। तो देखो कितने साल बता रखे हैं, 1 से 3, 4 से 7 और 8 से 10। 4 से 7 और 8 से 10। ठीक है, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे ओरिजिनल कॉस्ट 20 लाख माइनस स्क्रैप यानी 2 लाख। देख लेते हैं 20 लाख और 2 लाख ही है, हाँ 2 लाख है। मतलब एसेट 2 लाख, मतलब एसेट का जो डेप्रिसिएशन होगा वो 18 लाख हो जाएगा, क्योंकि 10 साल के बाद एसेट का वैल्यू 18 लाख बचेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, ये 18 लाख 10 साल में हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग 10 साल से डिवाइड करेंगे, प्रॉब्लम ये हो जाएगा, हम लोग 20,000 से इंटू नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये यूनिट में बता रखा है। लेकिन हमारे पास 10 साल में कितना यूनिट प्रोडक्शन होगा वो दे रखा है, 1.5 लाख यूनिट प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1.5 लाख। ठीक है, या तो 1.5 लाख लिख लो या फिर इसको 1.5 लाख लिखना पड़ेगा इस तरह से। मतलब जब एसेट का वैल्यू 18 लाख हो रहा है, माइनस करने से तो ये 18 लाख हो रहा है ना, 18 लाख हो रहा है, तो उसमें 1.5 लाख यूनिट का प्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो 12 निकल के आया, ये क्या निकल के आया, ये रुपीज है, ये यूनिट है। इसका मतलब निकल के आ रहा है कि 1 यूनिट प्रोडक्शन करने पे 12 रुपए का डिप्रिसिएशन लगता है। तो अगर पहले साल 20,000 यूनिट करके प्रोडक्शन होगा तो डिप्रिसिएशन कितना लगेगा, तो इंटू 20,000 कर लो, तो 12 पे 20,000 मल्टीप्लाई होने से 2,40,000 रुपीज का डिप्रिसिएशन लग जाएगा। ठीक है, लॉजिकली हो गया। अब यहाँ पर सेम तरीके से हम लोग करेंगे, ये माइनस करने से फिर से वही 18 लाख आ जाएगा, इंटू यहाँ पर 1,50,000 और 15,000। तो 12 रुपए करके आ रहा था, तो 12 इंटू 15,000 1,80,000 हो जाएगा। तुम लोग चेक करके देख सकते हो। और यहाँ पर नेक्स्ट हो जाएगा 18 लाख, और ये पैटर्न है 10,000 का, मतलब 1,20,000। तो ये सबसे ना हमें अकाउंट बनाने नहीं देता है। बेसिकली हमें जो अकाउंट बनाने देता है ना, वो एसएलएम और डब्ल्यूटीबी से ही देता है। बट हम लोग को पढ़ना है, सीखना है, क्योंकि बोला गया है, तो हम लोग सीख रहे हैं कि सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड में कैसे कैलकुलेट होता है, मशीन आवर रेट में कैसे कैलकुलेट होता है, और प्रोडक्शन यूनिट मेथड में कैसे कैलकुलेट होता है। लेकिन ये तीनों मेथड बिल्कुल लॉजिकली मैंने डिफाइन कर दिया, तुम लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से इलास्ट्रेशन 6 जो है, यहाँ पर एक क्वेरी लीज का दे रखा है, यहाँ पर मिनरल्स एक्सट्रैक्ट का दे रखा है, तो इसको कौन से मेथड से कर सकते हैं, ये तुम लोग समझ के, ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर है, इसका एक होमवर्क तुम लोग कर सकते हो इलास्ट्रेशन 6 का। तो अगर होगा तो करोगे, ठीक है, नहीं तो हम बता देंगे। होमवर्क इलास्ट्रेशन 6 दिया है, और कुछ मैंने नहीं दिया है। बाकी तुम लोग ये पीडीएफ शेयर कर देंगे, क्वेश्चन देख सकते हो, अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे लग रहा है कि कर पाओगे तो कर लो। ठीक है, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज इतना ही करते हैं।